ये तो मतलब बोल बच्चन वाली बातें होंगी ना कि ऐसा होना चाहिए। मैं कहूँ कि इंडिया कैसे आगे बढ़े और आप बोल दो कि गरीब हटानी पड़ेगी। यार तो क्या करूँ मैं उसको लेके, मतलब आज क्या करूँ? आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बताओ ना। समझ जो मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ब्लफ नहीं कर रहे हो आप अगर सच में एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे और आपको अपने शहर का अच्छा करना होगा तो आप जाके 2-3 शहर की रिसर्च करोगे ना, तो आप न्यूयॉर्क का, लंदन का देखोगे ना एक बार। जो पढ़ने वाला उसको दिखाई देगा भाई इसने 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 के 10 अच्छे, और दूसरा इंसान है उसने 5 पॉइंट लिखे और कंक्लूजन बड़ा सा लिख दिया, तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स देगा वो। यार जो पूछा है मैंने उसने वही बताया। या फिर मैं लिखा कि जो स्लोगनरिंग होती है और ये जो बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, ये कम हो जानी चाहिए। लेकिन क्या बोलने से कम हो जाएगी क्या? कुछ स्पेसिफिक मेजर्स बताओ। और स्पेसिफिक मेजर्स मेरे अगले साल आने लग गए थे हाथ से अपने आप ही। ये बात तो लेकिन कोई भी बोल सकता है। गली में चलता हुआ आदमी बोल देगा कि यार सरकार को हॉस्पिटल और बनाने चाहिए यार, बहुत कम है। तो हर कोई बोल सकता है। आप क्या स्पेसिफिक बोल रहे हो? Thanks for coming. How many of you are giving the exam next year? You're giving this year? Okay, great that you have came, because we are almost in the prelims mode. But you know what? I have seen notes and answers of many rankers this year. But perhaps one of the most organized way of note making and organized way of answer writing, and also the use of templates in answer writing that I've always been emphasizing for last 2 years or 3 years. He has used everything, and it is because of that Ketan has got a very good rank of 75. And it's not just that, he got into IPS last year, so he is from IIT, and then after that he got into IPS in his very first attempt. एंड लोगों को लगता है कि यार आईपीएस बन गए हैं आप, चलो ठीक है, इट्स फाइन, राइट? बट ही मेड इट अ पॉइंट कि आई नीड टू इंप्रूव माई जीएस मार्क्स. सो ही गॉट 400 मार्क्स लास्ट ईयर इन जीएस. दिस ईयर ही इंप्रूव 34 मार्क्स. एंड इफ आई टेल यू अबाउट जीएस, every marks of improvement is very, very tough to achieve. And he believed that because of those templates and the improvements that he did, it had helped him in improving his marks and improving his rank. So this is technically a gold mine session, because whatever he'll be saying will help you a lot after prelims. I can guarantee that, and I will not waste much of your time and introduce you Ketan. All yours. थैंक यू सर। जैसे कि सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, तो मैं आप लोग से पूछता हूँ पहले, आप में से इस साल प्रीलिम्स कौन कौन दे रहा है? ओके। एंड पहले यहाँ पे जो बैठे हैं उनमें से किसने पहले मेंस लिखा हुआ है? ओके। मेंस किसी ने पहले इस यहाँ पे लिखा है, आपने लिखा है, और किसी ने नहीं लिखा है। आंसर राइटिंग कितने लोग करते हैं? आपने रेगुलरली की है? और अच्छा आपने, ओके। और आपको ऐसा है कि मैंने एक लेवल के आंसर्स लिखते हैं लेकिन इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोग कितने लोग हैं? आप में से कोई हैं? तो ठीक है, सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये वाला सेशन मेनली जीएस को लेकर रहेगा कि जीएस में मैंने कैसे मार्क्स इंप्रूव किए 400 से 434। ओके। आप लोग के पहले जो क्वेश्चन है मैं अभी लेता हूँ, जो उनको मैं जल्दी जल्दी एड्रेस करूंगा, फिर सीधा जीएस आंसर राइटिंग पे मूव करेंगे। आप लोग को अभी प्रीलिम्स का ज़्यादा टेंशन होगा, तो प्रीलिम्स को लेकर जो भी डाउट है आप जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, मैं उनको कवर करता हूँ। कोई किसी को कुछ पूछना है आपको? हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, एक स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट कनेक्टेड है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट 1 दिया होता है, स्टेटमेंट 2 दिया होता है, और फिर ऑप्शन ABCD होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, आप मेरे से क्लास के बाद में लिएगा, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा। ओके। किसी का और का डाउट है प्रीलिम्स को लेके? ओके, तो मूव करते हैं। ये मेरी 2023 की कॉपी है। मैं मेनली यहाँ पे ये GS 1 2 3 4 की बात करने वाला हूँ, जिसमें इस साल मेरे ये 434 मार्क्स आए हैं, और यहाँ पे मैंने बाकी रैंकर्स की लगाए हैं मार्क्स। तो आप अगर देख सकते हैं 434 के आसपास आपके अगर मार्क्स हैं, तो आप टॉप 100 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ की ऐसे या ऑप्शनल में कितने आए हैं। तो आपको हाई ही अचीव करना है। 400 या 380 का टारगेट मत रखिएगा। बहुत सारे लोग रखते हैं कि 400 इसमें आ जाए, इसमें आ जाए। 450 एटलीस्ट आप लोग टारगेट कीजिएगा। ये है मेजरली मेरे सोर्सेज। मैंने एक जगह पे इसलिए बता दिया कि कई लोगों को पूछना रहता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी है।
लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कोई सिग्निफिकेंस है। अगर आप लोग कहीं पे भी मान लो आपने कोर्स किया है या आपने पहले पढ़ रखा है, तो उसको आप बेस मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे, उसके ऊपर ही बिल्ड करना है, कहीं से आपको परफेक्ट चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। आपने अगर GS2 जो है मेंस के पर्सपेक्टिव में अगर बोलूँ, तो GS2 के लिए मैंने किया कि जो सिलेबस के पॉइंटर्स हैं उन सब पे बेसिक नोट्स बना लिए, जो आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या फिर आप चैट GPT वगैरह को पूछ सकते हैं। लेकिन उसमें आप गैप्स छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि वो वहाँ पे आपको फिलर्स भरने हैं जो कि स्पेसिफिक होंगे, आप किसी न्यूज़पेपर से उठाएंगे या हो सकता है किसी टेस्ट के सॉल्यूशन में कहीं से उठाएंगे, है ना। और ये नोट्स रिफाइन होते रहेंगे मेंस तक। तो कभी भी मैं सोचे कि ये कोर्स खरीद लेता हूँ, उनका कोर्स बहुत अच्छा है, हो सकता है उस कोर्स से टॉपर्स बने हैं, लेकिन उन टॉपर्स ने उस कोर्स के ऊपर बिल्डअप किया है। ओके, ये सोर्सेज हैं, ये वैसे वीडियो आ जाएगी तो आप इसमें से बाद में देख सकते हैं, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब ये है मेरा ओवरऑल मानना मेंस में अगर मार्क्स लाने हैं तो, कि आपको 3 चीज़ें चाहिए, प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड फ्रेमवर्क्स। ओके, आपके अगर ये तीनों सॉर्टेड हैं तो आप यहाँ पे आ रहे हैं इस वाले एरिया में, जो कि आपको शॉर्ट टॉपर बनाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है आपकी रैंक 1 भी आ सकती है अगर आपकी तीनों चीज़ें सॉर्टेड हैं, प्रेजेंटेशन, कंटेंट एंड फ्रेमवर्क्स। लेकिन आपकी कोई 2 भी चीज़ें सॉर्टेड हैं अगर, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट टर्म था तो मेरा कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मैंने केवल प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क्स मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मुझे रैंक हासिल हो गई थी। तो अगर आप पे टाइम की कमी है, क्योंकि हर स्टूडेंट अब अलग अलग स्टेज पर है, किसी ने मेंस पहले लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है, तो आपका अगर कंटेंट अच्छा खासा है तो आप तीनों पे वर्क कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो इन दोनों पे ज़रूर वर्क कीजिएगा। बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनका इन दोनों से ही रैंक आ गई है। ओके, और प्रेजेंटेशन में जो जो भी चीज़ें आती हैं मैं इन तीनों को अभी बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कंटेंट कैसे कर सकते हैं, और फ्रेमवर्क्स। ओके, अब प्रेजेंटेशन पे मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है। आपको बस जो लिख रहे हो उसी को तो बेटर अरेंज करना है, बेटर उसकी विजिबिलिटी बेटर करनी है। अब मैं इसमें अगर एग्जांपल दूं, मैंने कई लोगों की कॉपी देखी है, वो लोग जब आंसर लिखते हैं तो मैंने उन लोग ने मान लो ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके अपना, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार इसमें पूरा वो आंसर पढ़ेगा क्यों, कोई भी जो इवेल्युएट, आप लोग ये सब तो पता है ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं ना, सबको पता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने हैं। लेकिन अब ये सोचो, वो तो हर किसी को पता है, 14,000 लोग मेंस लिखेंगे, सबको पता है, फिर क्यों कुछ लोगों के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं? क्यों आपने अगर कुछ किसी किसी की कॉपी देखते हो, आपको ऐसा लगता है कितने ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी है। फॉर एग्जाम्पल श्रुति शर्मा की कॉपी देखी है किसी ने? देखिए कई लोगों ने, तो वो देख के लगता है, आप उसको पढ़ोगे भी नहीं तो भी आप कहोगे कितना साफ सुथरा लिखा हुआ, अरेंज्ड है चीजें। तो वो अरेंजमेंट आप सबकी अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए क्या था कि मेरी हैंडराइटिंग ओके थी, मैंने उसमें बॉक्स, अंडरलाइंस, गैप्स अच्छे से छोड़ता था। अब मैं अगर किसी को बताता हूँ कि आप बॉक्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा बॉक्स करना है तो ऐसा बॉक्स यहाँ बना दिया, यहाँ कुछ अंडरलाइन कर दिया, और ज्यादा खराब कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि एहसान कर रहे हैं एवेल्युएटर के ऊपर कि तुम जाके ढूंढ लेना मेरा बॉक्स कहाँ पे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है और कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि ये सबसे आसान है, आप जो लिख रहे हो बस उसी को बेटर करना है। अब डिमांड, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की का इतना कमी क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे लैगिंग है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन वी हैव। तो आप में से मैं जो लोग भी आंसर दे सकते केवल एक पॉइंट बता सकते हो आप, तो कौन कौन बताना चाहेगा? कोई एक पॉइंट बताना है। फाइनेंशियल इशू, ओके। और हाँ, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, ओके। और कोई? मैनेजमेंट इश्यूज, ओके। और किसी का पॉइंट अभी तक गलत नहीं है, आप लोग बता सकते हो, किसी का पॉइंट अभी तक गलत नहीं है, बस मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। और कोई? करप्शन, ओके। और ओके, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, आपने लोगों ने जो भी सब पॉइंट्स बताए सारे के सारे वैलिड हैं। अब ये समझो कि जब ये सवाल आएगा पेपर में, तब आपको पहला पॉइंट कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग वो पढ़ेगा आपकी, जो भी सब हेडिंग होगी, और फिर पहला पॉइंट पढ़ेगा। अगर पहले पॉइंट पर उसको ये इंप्रेशन मिल गया कि आप एवरेज आंसर लिखने वाले हो आगे, तो फिर वो आपको एवरेज मार्क्स ही देगा, भले आगे आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने करप्शन बताया, वेरी वैलिड पॉइंट व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, बट करप्शन तो ऐसे आप हर किसी पेपर में और हर आंसर में लिख सकते हो इश्यूज में कि करप्शन इशू है। तो पढ़ने वाला क्या सोचेगा, इसको ठीक है पता है, बेसिक चीजें पता है, इसको बेसिक चीजें पता है सारी, लेकिन मतलब इसको कुछ स्पेसिफिक नहीं पता है, ये दिमाग नहीं चला रहा है, इससे अच्छी कॉपी, ऐसी कॉपी तो मैं लगातार देख रहा हूँ, तो वो एवरेज मार्क्स देगा, और एवरेज मार्क्स पे आप लोग स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला पॉइंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि डायरेक्टली डिमांड को हिट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल ये है कि ये जो है ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन पाता, बिकॉज इट हैव अ लॉन्ग, इसका जो आपको आउटकम मिलेगा वो लॉन्ग टर्म बाद मिलेगा। आज अगर रोड बनना चालू होगी, कोई हाईवे बनना चालू होगा,
तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट 10 साल बाद दिखाई दे वहाँ की लोकल इकोनॉमी पे और वगैरह पे, है ना। जबकि आप अगर वहाँ पे फ्री साइकिल बांट दोगे तो उसका इम्पैक्ट 6 महीने में दिख जाएगा, सबको साइकिल मिल गई और अगली बार वोट मिल जाएंगे। तो पॉलिटिकली अगर देखोगे तो इसका जो वो है आउटकम है वो बहुत लेट से आता है। आप इस तरह से कोई पॉइंट लिख सकते हो कि आप जनता जो है वो उतनी उसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इसका आउटकम लेट से आते हैं, जबकि बाकी चीजों को लेकर है, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर है। तो और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मुझसे अच्छा पॉइंट आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ऐसा लिखो कि जो पढ़ रहा है, इवेल्युएटर क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसको लगे कि बिल्कुल डिमांड हिट की है इसने, और वहीं से उसका फिर वो ग्रिप बन जाएगा। उसके बाद भले आप करप्शन लिखो, पार्टिसिपेशन लिखो, आप रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल लिखो, जिस सारे पॉइंट जो आपने लिखे सारे वैलिड है कि फाइनेंशियल इनकैपेसिटी है, कितना हम लोग के बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, वैसे भी फिजिकल डेफिसिट में चल रहा है और कितना बढ़ा दें, वो सारी चीजें सही हैं। लेकिन पहला दूसरा पॉइंट कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो जो चीज पूछी गई है उससे, या फिर ज्यादा स्पेसिफिक हो, है ना। इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन वाले में डाला है। वैसे ये कंटेंट का गेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आप सबसे ऊपर वो लिखो जो कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है। ओके, अब ये एक मेरा क्वेश्चन, ये मैंने 2023 की अपनी कॉपी लगाई है, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और ये मैंने लगाई है कि आपको क्या नहीं करना है। मेरा आंसर अच्छा नहीं है, इसको आइडल मत बनाना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, पॉवर्टी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विदाउट रिड्यूसिंग द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। कमेंट आप में से मुझे बताइए कि एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या होगा, आंसर नहीं लेकिन पूछा क्या गया, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है इस सवाल का, कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या लिखना है इसमें मोटा मोटा, कोई बताना चाहेगा। मेरा आंसर गलत है पहले ही बता दूं, तो इसको देख के कुछ मिलेगा नहीं। पॉवर्टी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विदाउट रिड्यूसिंग द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। कमेंट रिच पुअर डिवाइड लिखना है, मतलब क्या उसके बारे में, क्या कि है या फिर कहाँ कहाँ है वो लिखना है। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली लिखनी क्या बातें हैं। सोशल इंक्लूसिविटी मतलब उस पर क्या लिखना है मुझे, उसकी इश्यूज लिखने हैं। एजुकेशन हेल्थ पे क्या, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उस पर क्या लिखना है। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, मतलब एजुकेशन पे क्या इश्यूज लिखने हैं मुझे एजुकेशन के, या वे फॉरवर्ड लिखने हैं। हाँ बताइए। ये उनकी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करके ये करना कि पॉवर्टी से अगर हम उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हाउ इट विल हेल्प इन पॉवर्टी। ओके, मतलब सोशल एक्सक्लूजन से हटाएंगे उनको, मतलब सोशल इंक्लूसिविटी लेके आएंगे तो कैसे वो पॉवर्टी को एड्रेस करेगा। और कोई। हाँ हाँ, स्टार्ट तो कर सकते हैं। मेरा इसका था कि बॉडी में क्या लिखना है मेनली, जैसे सब हेडिंग क्या रहेगी। इन अभी मैम ने बहुत अच्छी चीज बताई कि सोशल इंक्लूजन से कैसे पॉवर्टी एलिमिनेट होगी, या फिर सोशल एक्सक्लूजन की वजह से क्यों पॉवर्टी अभी तक परसिस्ट कर रही है, ये बताना है। मैंने क्या बताया यहाँ पे आंसर, ये सब तो चलो अपना ठीक है, यहाँ तक ओके है आंसर, कि मैंने इसमें क्या बता रहा हूँ, एलिमिनेटिंग द सोशल एक्सक्लूजन। मैं उसको बताने लग गया कि सोशल एक्सक्लूजन हटाना कैसे है, जबकि पूछा वो गया ही नहीं है। पूछा कह रहा है पॉवर्टी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विदाउट रिड्यूसिंग द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। वो कह रहा है कि इसको किए बिना ये नहीं होगा। मुझे बस ये बात बतानी है रीजंस में क्या क्यों नहीं होगा, है ना। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। वैसे ये आंसर मैं ही जब उस समय अपना देखता तो मैं सोचता कि बढ़िया तो लिखा है मैंने, कितना बढ़िया लिखा, हैंडराइटिंग सही है, सब कुछ ठीक है, जबकि ये पूरा डिमांड मिसमैच हो चुका है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको उठानी पड़ेंगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इस क्वेश्चन है, आप पहले खुद सोच लो, डिमेंशन सोच लो क्या लिखना, भले ही आप कंटेंट मत सोचो, डिमेंशन तो सोच लो क्या लिखना होगा इसमें। अच्छा इसमें ये पूछा गया कि ये नहीं पूछा गया, जैसे आप लोग ने अभी ब्रेनस्टॉर्म किया, उसके बाद फिर आप चैट जीपीटी को पूछ लिया करो। तो चैट जीपीटी क्या है, आपको बताएगा कि यार उसने क्या सोचा, तो आपसे वो बेटर ही सोच रहा होगा इन जनरल केसेस में, है ना। अब ये मैंने जो लिख रहा हूँ ये पढ़ के मैं इतना अच्छा आंसर लेके मैं खुश होकर आ जाऊंगा मेन से कि यार इस बार तो मेरा निकल रहा है, बढ़िया आईएएस मिल रहा है। लेकिन इस पे वो 0 मार्क्स देगा, या हो सकता है 0.5 दे दे, वो मैंने जो शुरुआत में इंट्रो वगैरह कुछ लिख दिया है और डायग्राम बना दिया इसीलिए, ठीक है। अब ये मैंने चैट जीपीटी को पूछा है तो उसने मेरे को एग्जैक्ट वही बताया जो कि पूछा गया था, कि सोशल एक्सक्लूजन जो होता है वो लिमिट करता है एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज को। तो उसने लिंक किया कि सोशल एक्सक्लूजन से उसकी अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो रही हैं, इस वजह से वो बेचारा पुअर रह जा रहा है। सिमिलरली कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज हो जाता है अगर सोशल एक्सक्लूसिविटी है, कि कुछ लोगों को मैंने एक्सेस ही नहीं दिया। मान लो एंशिएंट टाइम में देखोगे तो अगर मैंने वाटर टैंक का एक्सेस नहीं दिया तो उनका वो बेचारे फिर पुअर ही रह गए, उनके घर पे पानी की भी कमी है, वो बीमार भी पड़ रहे हैं। तो इतने सारे पॉइंट उसने मुझे बता दिए, जो अच्छे लग रहे हैं वो उठा लो। कम से कम ये प्रैक्टिस करोगे ना, नोट्स भी मत बनाओ, प्रैक्टिस भी करोगे तो क्या होगा, आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा। जिसके साथ बैठते उसके जैसे दिमाग चलने लगता है ना। दोस्त अगर बेकार है तो उसी के जैसे दिमाग चलने लगता है। तो चैट जीपीटी को दोस्त बना लो मेंस के टाइम पे। ओके, ये भी मेरा 2023 का है। इसमें देखो क्या, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप हैज स्ट्रेंथन्ड ओवर टाइम एज द कंट्रीज टुडे शेयर कॉमन कंसर्न्स। ओके, ये आंसर में अभी मैंने सही से एड्रेस किया, ये मेरा गलत नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों ने, जो मेरे फ्रेंड्स लोग ने आंसर लिखा था, वो लोग ने क्या किया, बस इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है
उस पे बातें लिख दी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिलेशनशिप है, हम लोग ये करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेड इतना करते हैं, इस चीज़ का ट्रेड इतना, स्टूडेंट एक्सचेंज है, ये सब हम लोग लिख। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि कहाँ कहाँ पे रिलेशनशिप है, ये था कि स्टैंडर्ड ओवर टाइम एज द कंट्रीज टुडे शेयर कॉमन कंसर्न, कि जो भी हम लोग का उनके साथ रिलेशन है उसके पीछे कोई कॉमन कंसर्न है, और इस वजह से हमारी स्ट्रेंथनिंग हो रही है हमारे बायलैटरल रिलेशंस की। तो आप जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे हैं कि ये रिलेशंस हैं वो लिखो, और यहाँ पे कॉमन कंसर्न लिख दो टेबल बना के। अब ये चीज कितना इजी था, बस कॉमन कंसर्न बना दो। इसमें तो फिर भी मैंने एड्रेस करके अच्छे से पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन मैं अगर आपको आंसर मान लो याद आ भी नहीं रहा है, कि आपको पॉइंट्स भी याद नहीं आ रहे हैं, बस आप इस तरह से बना भी दोगे ना कि कॉमन कंसर्न और यहाँ पे लिख रहे हो, और भले यहाँ पे पॉइंट थोड़े से एवरेज ही हो, फिर भी आपको अबव एवरेज मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है अच्छे मार्क्स मिल जाए, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको ऊपर से देखेगा, वो कहेगा जो पूछा गया उसने वही एड्रेस किया है, हो सकता है वो पढ़े भी ना नीचे। और इतने तो पॉइंट्स आते हैं कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट हम लोग अच्छा लिख सकते हैं, बाद वाले थोड़े एवरेज भी लिख दोगे तो चल जाएगा। लेकिन ये चीज जो एड्रेस की, लोग क्या करते हैं, टेबल केवल तब बनाते हैं जब कंपैरिजन करना है, आप उसको इनोवेटिवली यूज कर सकते हो। तो ये सब अभी प्रेजेंटेशन का चल रहा है। अब मैंने चैट जीपीटी को पूछा, उसने भी देखो मुझे इसी तरह से बताया, कॉमन कंसर्न और बायलैटरल स्टेप्स टेकन, है ना। तो आप उससे बातें करोगे तो आपको भी ये सब चीजें दिमाग में आएंगी। अब ये है मेरा एक प्रेजेंटेशन का एक नई चीज, वो अब चीज खत्म हो गई डिमांड मिसमैच वाली, कि आप अपने आंसर्स में ये बताओ इवेल्युएटर को जगह जगह पे कि देखो मैंने बाकियों से ज्यादा पढ़ा है, या फिर बाकियों जितना पढ़ा है लेकिन मैं ज्यादा लिख पाऊंगा, मैं थोड़ा स्पेसिफिक लिख पाऊंगा। तो स्पेसिफिक लिखने के लिए हम लोग को ऐसा लगता है कि यार स्पेसिफिक मेरे को कंटेंट डेटा वगैरह सब याद करना पड़ेगा फिर तो, कि इतने करोड़ का ये स्कीम थी, इतनी की ये थी। वो चीजें आप करना चाहो कर सकते हो, वो चीजें लेकिन कठिन होती हैं, आप बिना उसके भी स्पेसिफिक कर सकते हो आंसर्स को। जैसे कि अगर कोई भी मैं न्यूज से चीज उठाता था, मैं कोशिश करता था वो एक लाइन में, पहली बात तो मैं उसको समराइज कर दूं, ओके, और मैं नोट्स में ही उसके साथ में 2024 लिख देता था, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है 2024, शायद से ज्यादा छोटा है ये रहा 2024 वाटर रिलीज इन तेलुगु। अब ये मैंने कुछ न्यूज से चीज उठाई होगी, मैंने क्या किया कि जहां पे नोट्स में मैंने डाला वो मैंने 2024 के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उस वक्त मैंने 2024 वहीं पे लिख दिया। अब मैं जब आंसर में लिखूंगा तो अपने आप ही 2024 मेरे हाथ से निकलेगा, क्योंकि मेरा नोट्स दिमाग उसी तरह से रिकॉल करेगा। अब ये इतनी छोटी सी चीज है, ऐसा लग रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन इतना रिसेंट न्यूज करके लिखूं उससे अच्छा 2024 लिख दे रहा। जो पढ़ने वाला है वो तो ऊपर ऊपर से देखता है कॉपी, उसको ऐसा लगेगा भाई इसने ईयर्स लिख रखे हैं और ये लिख रखा है, डेटा लिखा हुआ है, नंबर देख के अपने आप ही ऐसा लगता है बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो नंबर जहां जहां पे डाल सकते हो वहां पे डाल दो। कहीं पे 2 लिखना है ना तो TWO2 मत लिखो, 2 वाला 2 लिखो, और 2 को बॉक्स और करो। नंबर चाहोगे आप देखें कोई भी किसी का नोट्स देखते हो उसमें ज्यादा नंबर्स होते हैं, लगता है भाई कितने स्पेसिफिक हैं, और जिसमें केवल लैंग्वेज ज्यादा होती है लगता है कहानी लिख रखी है। तो कैसे भी उसको आप फील कराओ कि भाई इवेल्युएटर को कि मैंने देखो बाकी से बेटर लिखा है। अब ये तो इतना आसान चीज है। यहाँ पे क्या था कि अनइन्फॉर्म वाटर रिलीज हो गया था रिजर्वर से झारखंड के, तो तेनूघाट कोई रिवर होगी उसकी वजह से वेस्ट बंगाल में फ्लडिंग आ गई थी। तो मैंने ये चीज उठाई और यहाँ पे लिख दिया, मैं जब भी वाटर डिस्प्यूट का क्वेश्चन होगा, वाटर को लेके क्वेश्चन होगा, तो मैं ये लिख दूंगा कि ये भी होता है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में। सिमिलरली ये चीज मैंने कितनी जगह पे की, यहाँ पे भी 2024। अब देखो सबको पता है कि हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लगे हैं रशिया से आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर। सब लोग आंसर्स में लिखते होंगे कहीं ना कहीं पे जहां भी यूज होता होगा, मैं उसके आगे 2024 भी लिखता हूँ कि पिछले साल तक भी कर रहे हैं, मतलब पेपर मैंने 2024 में लिखा था ना, तो उस साल भी कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि कितना लेटेस्ट चीज लिखी है मैंने, जबकि कोई नई बात नहीं लिखी है। क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, बस इतनी सी बात लिखी है। सिमिलरली अब जैसे सब लोग साइबर अटैक पे क्वेश्चंस लिखते हैं, साइबर अटैक पे सब लोग कोई कुछ ना कुछ तो हम लोग एग्जांपल याद करते हैं कि यहाँ हुआ वहां हुआ। एक दिन न्यूज़पेपर में आ रहा था कि कोई CH बैंकिंग करके यहाँ पे अटैक हो गया और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को ये सिस्टम प्रोवाइड करता था। मैंने उसको ही उठा के डाल दिया क्योंकि ये चीज कोई और नहीं लिख रहा होगा, ये बस मैंने इसीलिए नहीं। अब ये साइबर अटैक सब लोग ने एम्स वाला पढ़ रखा है, एम्स पे भी एक बार हुआ था, अगर याद है रैंसमवेयर वाला, देखो सब लोग को पता है रैंसमवेयर वाला हुआ था, लेकिन सब लोग वो आंसर लिखेंगे, मैं उसकी जगह पे ये लिखूंगा तो कुछ तो उसको अच्छा लगेगा ना, जो इवेल्युएटर वो कहेगा भाई इसने कोई नई भी बात लिखी, लेटेस्ट भी लिखी है, ये लगता है बाकियों से ज्यादा होशियार है, तो मेरे को 1 मार्क्स एक बार इसमें ज्यादा दे देगा। और ये चीज मैंने हर जगह की 2024 NH। अब देखो यहाँ पे एक ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था कि NHRC asked the local authorities for a report of UPSC aspirant killed by the electrocution, हुआ था ना लास्ट ईयर या लास्ट ईयर आई थिंक। तो वो चीज भी 2024 में हुई और NHRC ने एक्शन लिया उस पर। तो NHRC के नोट्स में जाके मैंने 2024 करके लिख दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब जब भी मैं NHRC कहाँ से लिख रहा हूँ तो मैं ये भी लिख दूंगा कि ये भी देखो काम करती है। ओके, तो न्यूज से सब लोग उठाते हैं, बस तुम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ। और इसमें मैं अंडरलाइन और बॉक्स भी वही चीजें कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि वो देखे, कि भाई तो मैंने ब्रैकेट में डाला कि तुम देखो, इसको बॉक्स किया कि तुम जो इवैल्यूएटर है वो इसको देखे। ओके, अब इसके अलावा आता है कीवर्ड्स प्रेजेंटेशन में।
कीवर्ड सब लोग को पता है, सब लोगों ने सुन रखा होगा, कीवर्ड्स खूब सारे डालने हैं, जितने डाल सकते हो उतने डालो, कीवर्ड्स में बात करो, यही तो बोलते हैं। मैंने इतना इसको लिटरल ले लिया कि मैं हर पॉइंट में कीवर्ड डालता था, और अगर उस लाइन में नहीं बैठ रहा है तो अलग से डाल देता था। इधर ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन, कुछ होगा कोई, बस अपने आप में लाइन खत्म है। लेकिन मैंने सोचा इसमें तो यार कहीं पे कीवर्ड आया ही नहीं, तो मैंने अलग से नेगेटिव एटीट्यूड और लैक ऑफ डेडिकेशन लिख के बॉक्स बना दिया। वो फ्लोटिंग कीवर्ड है ना, उसका कोई लिंक है ना कुछ है, बस वो हवा में है, और बस वो इसका कुछ लिंक हो रहा होगा, इसलिए मैंने डाल दिया। और हर पॉइंट पे जैसे टेकिंग द मैटर टू द विलेज एजुकेटेड एल्डर्स एंड यूथ, और आगे मैंने लिख दिया सोशल इन्फ्लुएंस। अभी सोशल इन्फ्लुएंस इस सेंटेंस का पार्ट भी नहीं है, कीवर्ड्स मैंने ऐसे ही ड्रॉप कर दें कि ये ले एक और ले ले, और ये इससे बस लिंक है, ये इससे कैसे भी लिंक्ड है, तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी, कुछ ना कुछ हर पॉइंट पे लिख रखा है। तो इसीलिए अब ये इससे क्या हुआ, आपका काम आसान हो गया। हम लोग का क्या है कि कीवर्ड्स यार कैसे डालूं, पॉइंट नहीं बैठ रहा है जिसमें कीवर्ड आए, मुझे बात तो याद आ रही है लेकिन कीवर्ड नहीं जा रहा है उसमें, कोई बात नहीं, अब बात लिख दो, बाद में कीवर्ड बन रहा है, लिख दो साइड में, कितना आसान हो गया काम, और उस कीवर्ड को बॉक्स कर दो। ओके, और ये हर जगह क्या, अब जैसे एथिक्स का आंसर किसने लिखे हैं आप लोगों ने? ओके, कुछ लोगों ने लिखे हैं। एथिक्स में केस स्टडी होती है, ये तो पता होगा, कितनों को पता है? सबको पता है। केस स्टडी में आपसे पूछा था कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे, क्या करोगे, ऐसा कुछ हो गया, कहीं पे दंगे हो गए और आप यहाँ पे बैठे हुए तो क्या करोगे, वहां से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने सोचा सब लोग सेम ही बात लिखते हैं, क्योंकि वही चीजें पढ़ रहे हैं कि यार ये बात से बात कर लेंगे, कोलैबोरेशन कर लेंगे, समझा देंगे, रिलीजियस लीडर्स को ले आएंगे, यही सब लोग लिखते हैं। तो उसमें एज कैसे लिया जाए, तो उसमें एज लेने के, और मुझे ये भी था कि कीवर्ड्स भी डालने हैं। अब कहीं पे तुम लिख रहे हो ना कि मैं ये काम करूंगा, उसमें कीवर्ड डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये एक नया तरीका निकाला कि जब भी मैं कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहा हूँ वहां पे मैं ये इस तरह से करूंगा, कोर्स ऑफ एक्शन के साथ मैं आगे एक टेबल बनाता था जिसमें जस्टिफिकेशन, कि मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, और जस्टिफिकेशन में हमेशा कीवर्ड्स या कोई रिलेटेड वैल्यू रहेगी एथिक्स की। अब जो आंसर पढ़ रहा है, तुम लोग ही जैसे इस आंसर को पढ़ रहे हो, तुम लोग वो पूरा नहीं पढ़ोगे लेकिन इसको जरूर पढ़ लोगे, वो पूरा पढ़ने की वजह अंडरलाइन देख के केवल इसको पढ़ लोगे, और तुम कहोगे कोर्स ऑफ एक्शन ठीक ही लिया होगा, इतना एथिकल इसके जस्टिफिकेशंस हैं, और वो ठीक ठाक मार्क्स दे देगा। और ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं कि मैंने इनोवेट की है, लास्ट ईयर रैंक 1 और आदित्य श्रीवास्तव थे, उनकी कॉपी में जब वो कोर्स ऑफ एक्शन लिख लेते थे उसके बाद में एंड में एक पैराग्राफ डालते थे जस्टिफिकेशन का, और उसमें वो ऑल्दो कीवर्ड्स नहीं, वो पूरा जस्टिफाई करते थे एक पैराग्राफ के साथ कि जो मैंने ऊपर एक्शंस लिए वो क्यों लिए। मुझे ऐसा लगता था कि यार इसमें मेरा टाइम एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्योंकि एथिक्स में टाइम का बहुत लोड होता है, एथिक्स का पेपर लंबा होता है, और साथ में लिखने के बाद दिमाग में रहेगा भी क्या कि मैंने क्यों किया था, मतलब भूल जाऊंगा उसके बाद, और वापस पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उस जस्टिफिकेशन साइड में ही लिख दे रहा। और इससे ज़्यादा आसान क्या होगा कि कम भी लिखना पड़ा, साइड में भी हो गया, जगह भी भर गई, है ना, और इसको आप बॉक्स कर दोगे। तो ये प्रेजेंटेशन का हो गया। आप कीवर्ड्स में इतने ज़्यादा डालता था कि अब ये देखो यहाँ पे भी कि ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, ये भी एथिक्स का ही है कि ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, और मैं इसमें जो भी लिख रहा हूँ उसके ब्रैकेट में ये देखो एक और कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड, ये सेफ्टी, केयर, एथिक्स, डेमोक्रेसी, करप्शन, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो अब मेरी कॉपी आप एक बार पढ़ के देखो, ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, अगर आप इवेल्युएटर हो आप पढ़ोगे, आप कहोगे पॉजिटिव्स क्या है कि प्रोफेशनल, वो केवल बॉक्स वाला अगर पढ़ ले कि प्रोफेशनल ग्रोथ, केयर, एथिक्स, सेफ्टी, और नेगेटिव क्या है कि डेमोक्रेसी के साथ कुछ इशू हो रहा होगा, करप्शन। तो वो इतना जल्दी मैंने उसको आंसर मैंने पढ़वा दिया कि वो इस बात से खुश हो कि मेरे को जल्दी मार्क्स देगा। इसकी कॉपी पढ़ने में बहुत आसान है। आपका ही फ्रेंड जब आपको अभी आंसर अपने को भेजता है, आप लोग आधा बार तो इसलिए नहीं पढ़ते हो कि यार क्या लिखा है, मेरे को नहीं पढ़ना, इतना सारा लिखा है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखी है, और कहाँ वर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ नहीं पता। तो आप जब अपने फ्रेंड का नहीं पढ़ रहे हो, जो कि आज इसको आप जानते हो, जिसका आप चाहोगे कि इसका भी सिलेक्शन हो जाए, और यहाँ पे वेलेटर के तो आप कुछ नहीं लगते हो, वो तो आपका बस वो तो चाह रहा है कि जल्दी जल्दी कॉपी खत्म हो, वो घर जाओ, तुम्हारी कॉपी अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो वो तो ज्यादा खुशी में मार्क्स दे देगा, हर आंसर में ज्यादा मार्क्स देगा। तो ये चीज करो। ओके, अब ये सब अभी तक ये चल रहा था केवल प्रेजेंटेशन को लेके। प्रेजेंटेशन में एक और चीज आती है, मैप्स। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि नोट्स जहां जहां पे हो सकता है मैप की फॉर्मेट में बनाओ, क्योंकि एक तो रिकॉल वैल्यू हाई रहेगी, और साथ में अगर मैप की फॉर्मेट में होगा तो आंसर में भी वो मैप निकल जाएगा जैसे ना तैसे करके। अब इतना एक्सटेंसिव मैप नहीं निकल पाएगा, ये मैंने बनाया है रीजनलिज्म को लेके, कि अब रीजनलिज्म का मतलब ही ये हुआ कि अलग अलग रीजन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो मैंने हर रीजन को मार्क करके दिखा दिया कि कहाँ पे क्या इशू चल रहा है। ओके, एंड इसमें मैंने इतने सारे लिखे हैं कि अगर मुझे एग्जाम में इसके केवल 30% भी याद आ गए तो मैं 3 पेज भर सकता हूँ, और मैप भी यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा उसमें केवल इसके 30% भी याद आ जाएंगे तो भी हो जाएगा काम। अब इतने सारे में से यार इतना तो ऑब्वियस है कि 30% तो याद आ ही जाएंगे, और मैप अच्छा भी लगता है दिखने में, तो मैप जगह भी भरता है। अगर एक सवाल आया था, एक 2023 में क्वेश्चन आया था इस चीज़ को लेके कि इंटरनल सिक्योरिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, ऐसा करके। अब जो सिलेबस है असल में उन लोगों ने वही पूछ लिया कि उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बताओ,
उनको नॉर्थ ईस्ट वाला बताओ, उनको कश्मीर वाला बताओ, है ना, उनको बॉर्डर का बता दो कुछ कुछ, उनको खालिस्तान वाला तब इशू थोड़ा सा हाई पे था तो वो बता दो। अब वो बताने के लिए आप अगर 2 पेज दिए हुए हैं, मुझे याद नहीं 2 पेज था कि 3 पेज का था, मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा ऐसे 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 पूरा लिख रहा हूँ, यहाँ तक लिख रहा हूँ, तो वो ठीक है, ओके ओके मार्क्स दे देगा, अच्छा लिखा हो तो। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि यहाँ पे आपने मैप बनाया पहले पेज पे और उसमें से 2 यहाँ पे दिखा दिए एरो करके, एक ये दूसरे वाले पे भी बीच में मैप बना दिए और बाकी दोनों यहाँ दिखा दिए चीजें। वो पढ़ने वाला कहेगा मजा आ गया भाई, 2 बीच में एकदम बड़े बड़े डायग्राम दिखाई दिए उसने, और वहां पे और भी चीजें लिख दो जिसके बारे में आप हो सकता है पॉइंट नहीं लिखने वाले, लेकिन जहाँ पे छोटे मोटे हॉटस्पॉट्स हैं वो भी बना के दिखा दो कि यहाँ पे बोडोलैंड क्राइसिस है, यहाँ पे ये जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है तो यहाँ पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है, वो भी छोटा सा दिखा सकते हो मैप में। अब तुम्हें इसमें लिखना भी नहीं पड़ा, तुमने बस उसका वर्ड छोड़ के आपने बस वो वहाँ पे वर्ड लिखा और छोड़ दिया एरो करके, जबकि ये आप नहीं कर पाते अगर आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में यहाँ से लिख रहे होते तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता। तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैप्स का हाईली बहुत ज़्यादा यूज़ करो। ओके, मैप्स के साथ आता है डायग्राम। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो और डायग्राम इतने सिंपल चीज़ें को बनाओ, इतनी सिंपल चीज़ों के बनाओ कि जो तुम्हें लगता है कि इसका क्या डायग्राम बनाना। अब सबको पता है फ्लडिंग क्या होती है, बारिश ज़्यादा हो गई या जो रिवर फ्लो है वो उसका वाइड हो गया, ज़्यादा पानी आ गया तो जो शहर हैं घर हैं वो थोड़े डूब गए, यही तो होता है फ्लडिंग। उसका भी डायग्राम मैंने अपने नोट्स में बना रखा था, मैंने नोट्स का ही स्क्रीनशॉट है। बस मैंने दिखाया कि यहाँ पे फ्लड प्लेन है, 1-2 पेड़ थे, फिर यहाँ पे एनक्रोचमेंट हो गया, इसका मतलब है वो पेड़ काट के घर बना दिए, और फिर पानी ये जो था ये भर गया पानी तो ये जो घर है वो डूब गए, खत्म बात। अब यही सवाल आया हुआ था इस बार के 2024 के पेपर में कि अर्बन फ्लडिंग के ऊपर 3 पेज या 2 पेज लिखने थे। मैंने उसके इंट्रोडक्शन में यही लिखा है, मैंने इंट्रोडक्शन वर्ड्स नहीं लिखे, यही लिखा है कि फ्लडिंग क्या है, अर्बन फ्लडिंग क्या है, और उसके बाद फिर सीधा बॉडी चालू कर दिया। इससे क्या हुआ, उसको दिखने में भी अच्छा लगा और साथ में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, और ऐसे नहीं कि टाइम लगता है बनाने में, आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी बना लोगे। ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन, अब ये मैंने नोट से ही उठाए हैं कि कितने हाईली यूज हो जाते हैं। ये देखो बॉर्डर के इश्यूज हैं कि बॉर्डर में कि नेपाल वाले में क्या हो रहा है, तो ओपन बॉर्डर है इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, पाकिस्तान वाले में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यांमार वाले में क्या रिवराइन, और यहाँ पे बांग्लादेश वाले पे क्या हो रहा है। इवन चाइना का भी था, वो मैंने अलग मैप पे बनाया था क्योंकि उसके अलग ही इशूज़ हैं। और यही सेम सवाल इस बार आया, क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक था GS3 का, कि बॉर्डर इश्यूज क्या है और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान क्या है। तो ये मैंने तुरंत बना दी वहीं के वहीं, और ये मेरे नोट्स में था इसलिए मैं अच्छे से बना पाया। वहाँ पे आप पहली बार जब सोचोगे ना कोई नया डायग्राम तो बनेगा भी नहीं, और बनेगा भी तो बहुत ही एवरेज क्वालिटी का बनेगा, आपके नोट्स में होगा। और सिमिलरली नोट्स में मुझे ये काम आ गया, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके नोट्स में होगा तो आप जरूर वहाँ बना के आओगे। और नोट्स में क्या बनाना है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि नोट्स में मैं फिर क्या बनाऊँ। नोट्स में वो बनाओ जो PYQ में चीज़ें आई हैं और जो चीज़ें सिलेबस की हैं, जो सिलेबस पॉइंटर्स में लिखी हुई हैं। इन दोनों के अलावा अगर टेस्ट में हर किसी कोचिंग का तुम टेस्ट देखोगे, मतलब एक बार तो घुमा ही लोगे मेंस के टाइम पे, तो देखना कोई चीज़ें कॉमन ही है सब में कि यार ये चीज़ इन्होंने भी पूछी, इन्होंने भी पूछी, इन्होंने भी पूछी, और जबकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं है तो उसके भी बना लो, क्योंकि ज़्यादातर कंपटीशन उसके बना के बैठा है और हो सकता है वो इंपॉर्टेंट होगा इसीलिए सब कोचिंग्स पूछ रही हैं। तो कल को वो क्वेश्चन आ गया तो आप फिर पीछे ना रह जाओ। बस इन 3 चीज़ों के ही आप नोट्स या एक्सटेंसिव नोट्स या डायग्राम्स ये बनाओगे। ओके, सिलेबस, PYQ और जो चीज़ें ज़्यादा बार आपको दिख रही हैं न्यूज़ या फिर किसी टेस्ट सीरीज में। ओके, ये क्वेश्चन आया था एज इट इज़ कि नार्को टेररिज्म पे क्वेश्चन था, तो बस नार्को टेररिज्म पे आप, मैंने ये डायग्राम तो पहले सबसे पहले ये डायग्राम बनाया, दिमाग में आया नहीं कि क्या लिखना है, कि नार्को टेररिज्म में मतलब ड्रग्स रिलेटेड है तो ये तो बना ही दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और मैंने बना दिया कि वहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट है, यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल है, इधर से ड्रग आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे इंटरनल ड्रग माफिया है, पंजाब एरिया दिखा दिया है ना। फिर यहाँ पे कि अब उस समय न्यूज़ में ऐसा रहता था कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग का अब्यूज़ बढ़ गया है, तो मैंने वो भी बना के दिखा दिया। अब ये मैंने जब बनाया होगा, देखो ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है और यहाँ पे मैंने रेड से बनाया है, इसका मतलब है कि किसी और दिन खबर आई होगी, मैंने पहले बना रखा होगा मैप, केवल मैंने उस समय गोल्डन क्रिसेंट और इसका बनाया था। किसी दिन न्यूज़पेपर में आ रहा होगा ड्रग क्राइसिस को लेकर, उसमें 2-3 बातें लिखी होंगी जो मुझे अच्छी लग गई, तो मैंने उस दिन अपने नोट्स में आया और मैंने रेड कलर से ये भी बना के दिखा दिया। और ऐसा हो सकता है कुछ और मुझे मिल जाता तो मैं वो भी बना देता, और जिस दिन एग्जाम आता है उस दिन मुझे ये ज़्यादातर चीज़ें याद आ जाती हैं, फिर एटलीस्ट 50% तो याद आ ही जाती, और वो मैं आंसर में लिख के आ जाता। ओके, अब आता है वो प्रेजेंटेशन खत्म, अब आता है कंटेंट। ओके, 3 चीज़ें थी मैंने बोला था, प्रेजेंटेशन, कंटेंट और किसी को याद है फ्रेमवर्क्स। तो दूसरा कंटेंट है। कंटेंट सबसे टफ पार्ट होता है, इसीलिए लास्ट ईयर मेरा कंटेंट वीक था, लेकिन प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क्स तैयार थे। कंटेंट सबसे कठिन होता है, मैं कंटेंट आपको दिखाऊंगा किस किस लेवल तक आप जा सकते हो अगर आप पे टाइम है। आपने अनिमेश प्रधान की कॉपी किसने देखी है क्या, है ना? अनिमेश प्रधान देखो कितने लोग ने देखी है। अनिमेश प्रधान की कॉपी में आप देखोगे कि कितना स्पेसिफिक लिखता है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। तो मैंने उस चीज़ को टारगेट बनाया था कि मुझे कम से कम इतना स्पेसिफिक लिखना है, मतलब ये मेरा टारगेट रहेगा। उतना खैर मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसको चलते उसको अप्रोच करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक कंटेंट कर लिया, और कैसे बिल्ड करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये बताना चाहूँगा अगर आपके पास कम टाइम है
तो आप कंटेंट आप बेसिक तैयार करो, बेसिक और जो भी वैल्यू एडिशन होता है वो सब, एंड फ्रेमवर्क्स और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। टाइम आपको पास रहता है और आप एफर्ट डाल सकते हो, तो कंटेंट फिर एडवांस लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि कंटेंट तो फिर किंग है। उसके बाद तो आपका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा वीक होगा या फ्रेमवर्क्स नहीं होंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, अब कंटेंट देखो, क्या ये मेरा 2023 की कॉपी है और ये वाली मेरी 2024 की कॉपी है। सेम ही आंसर मुझे, मैंने एक दिन देखा, मैं अपनी कॉपी देख रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि एक क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले साल भी लिखा है और सेम क्वेश्चन मैंने इस साल लिखा है आरटीआई का। तो मुझे बहुत मन कर गया कि मैं इनको कंपेयर करता हूँ कि क्या लिखा है। अब उसमें क्वेश्चन था कि पहले चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड बताओ आरटीआई के, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसमें मैंने चैलेंजेस में जो मैंने लिखी हैं चैलेंजेस, वो ये लिखे, पहली बात मैंने 7 ही लिख पाए, और ऊपर से वो उनमें भी बहुत सारे बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन। ओके, सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन सब लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों मिलेगा? और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा तभी तो मैं, मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी, तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा ना। सिमिलरली नॉन डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ मेनी डिकेड्स, ओके गुड पॉइंट, बट ये क्या सफिशिएंट है? नॉन डिजिटल रिकॉर्ड की वजह से चैलेंज क्या है, वो आप थोड़ा और स्पेसिफिक बन सकते थे। कुछ कुछ चीजें मैंने स्पेसिफिक लिखी हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने नॉर्मल ही लिखी हैं। पीआईओ जो होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, हैज नॉट बीन असाइंड इन एवरी डिपार्टमेंट, ये मैंने एक इशू लिखा हुआ है। ठीक है, बट इससे भी और बेटर हो सकता था। नेक्स्ट ईयर जो भी मैंने कंटेंट डेवलप किया न्यूज़पेपर से, चैट जीपीटी से, बाकी टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन से या टॉपर्स की कॉपी से, और उसके बाद फिर जब मैंने ये कोई टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो मैंने लिखा है, मैंने चैलेंजेस में 13 पॉइंट लिखे हैं, देखो 13 तक, हो सकता है इसके आगे भी होंगे, वो स्क्रीनशॉट में आ नहीं पाया। और सभी पॉइंट्स, ज्यादातर पॉइंट्स जो है बहुत स्पेसिफिक हैं। जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस था तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके किया, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजंस एंड लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू यूज आरटीआई टूल। दोनों चीजें सही है ना, कि हम लोग तो अवेयर हैं सब लोग आरटीआई से, लेकिन फिर भी हमें नहीं चलाना आता, कैपेबिलिटी नहीं हम लोग के पास, अभी तक सीखा ही नहीं है कि चलाते कैसे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ ट्रू हैं। सिमिलरली नॉन डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ मेनी टिकट्स, ये चेंज होकर मेरा अगले साल तक बन गया था, लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये ज्यादा स्पेसिफिक है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि यार पिछले साल मैंने ये लिखा था, इस साल मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, ये अलग आंसर था। जब मैंने ये लिखा था मैं भूल चुका था मैंने पिछले साल क्या लिखा है। ये अपने आप ही एक साल की ग्रोथ है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इतने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, उन सब से। सिमिलरली पीआईओ ऑफिसर पे मैंने लिखा है कि हर डिपार्टमेंट में नहीं होता है, और अगले साल वो मेरा पॉइंट बन गया था, पीआईओ ऑफिसर जो होता है वो एक सेक्शन लेवल ऑफिसर होता है, दस कुड नॉट एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। वो एक सेक्शन लेवल ऑफिसर है, तो अपनी से हायर अथॉरिटी की वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले पा रहा है, और उसका काम है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पाना, तो वो कैसे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगा? कितना स्पेसिफिक पॉइंट है। और ये चीजें कहीं मैंने न्यूज़पेपर से उठाई होंगी या फिर चैट जीपीटी से मेनली। और स्पेसिफिक डेटा वगैरह भी जितना, ये चीजें बहुत आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि इंफॉर्मेशन कमीशन में जो कमिश्नर है उनमें वैकेंसी बहुत रहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता रहता है कि वैकेंसी भरो, तो वो चीज़ मैंने नोट्स में लिखी होगी, नोट्स से यहाँ पे आ गई। अब इतना स्पेसिफिक आप कर दोगे, आपको क्यों नहीं मार्क्स देगा वो? और ये जो चीज़ थी ना कि एक डिमेंशन में 5 पॉइंट लिखने हैं, भूल जाओ, वो जितने आते उतने लिखो, जितने आते हैं उतने लिखो, और जितने शॉर्ट में लिख सकते हो उतना शॉर्ट में लिखो, 2 लाइन एट मैक्स। और अगर एग्जाम्पल या डेटा लिख रहे हो तो वो 3 लाइन तक जा सकता है बस। और फिर उसके बाद तक कि मेजर्स क्या लोगे, सेम क्वेश्चन में मेजर्स में मैंने इतने बेसिक मेजर्स लिखे हुए हैं कि स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉर टाइमली डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। यार ये तो मतलब बोल बच्चन वाली बातें होंगी ना, कि ऐसा होना चाहिए। मैं कहूँ कि इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा और आप बोल दो कि गरीब हटानी पड़ेगी, यार तो क्या करूँ मैं उसको लेके? मतलब आज क्या करूँ? आप कुछ प्रैक्टिकल चीज बताओ ना। तो प्रैक्टिकल चीज की तरफ आप लेके जो, सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है, इन्वॉल्विंग नॉन ब्यूरोक्रेटिक रोल्स इन द इन्फॉर्मेशन कमीशन, और फिर लिखा एनजीओ या सीएसओ को लेके आओ। यही मेरा अगले सर पॉइंट बन गया, स्वीडन्स मॉडल ऑफ कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटीज फॉर इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी। अब ये स्पेसिफिक है कि स्वीडन्स मॉडल, और मैंने स्वीडन का नाम क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मन कर रहा था स्वीडन का, मैं नॉर्वे भी लिख सकता था और मैं फिनलैंड भी लिख सकता था, क्योंकि वो सभी कंट्रीज में सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी हमसे बेटर होगी और वहां पे ये होता होगा। तो अपने आप या तुक्का मार सकते हो क्या, स्वीडन या नॉर्वे, या हो सकता है आप ब्रिटेन का भी नाम लिख दो मन करे तो, वहां पे सिविल सोसाइटी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये आप कर सकते हो, ये आपको इनोवेशन डालने पड़ेंगे। आप झूठ नहीं लिख रहे हो, आप सच बात लिख रहे हो, आप जाके देखोगे तो वहां से आप सीख ही सकते हो। सिमिलरली मान लो कल को आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। अब आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट में कि यार वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तो बनाने पड़ेंगे, दिल्ली में बनाना पड़ेगा। अब आप वे फॉरवर्ड में अगर लिख रहे हो कि मोर नंबर ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो लिख सकते हो कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑन इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑन द न्यूयॉर्क मॉडल या फिर लंदन मॉडल। वहां पे हमसे बेटर वेस्ट मैनेजमेंट है ना, तो वहां पे जो वेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा होगा हमसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का चल रहा है। तो आप ये तुक्का मार सकते हो, और ये कितना स्पेसिफिक पॉइंट बना। और ये ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचो मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ब्लफ नहीं कर रहे हो आप अगर सच में एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे और आपको अपने शहर का अच्छा करना होगा, तो आप जाके 2-3 शहर के रिसर्च करोगे ना, तो आप न्यूयॉर्क का, लंदन का देखोगे ना एक बार, स्टॉकहोम का क्या है ना, पेरिस में कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। तो वही चीज आप लिख रहे हो कि यार वहां से जाके सीख के आते हैं ना। तो यू आर एक्सट्रैक्टिंग वेरी स्पेसिफिक कंटेंट फ्रॉम थिन एयर, ऐसा सोचो। ओके
ये PDF में शेयर करवा लूँगा, तो उसकी चिंता नहीं करना। और हाँ, ये चीज़ एक देखो, मैं कंक्लूजन पे कितना 5 लाइन लिख दिया मैंने कंक्लूजन पे लास्ट ईयर 2023 की बात है। और इस साल मेरे वो कंक्लूजन कैसे हो गए थे, इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी खत्म। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कंक्लूजन और इंट्रो के मार्क्स नहीं होते हैं, बस वो यूँ मान लो कि वो नहीं होगा तो थोड़ा ऑड लगेगा, इसलिए लोग लिखते हैं, उसके मार्क्स नहीं है। तो बस कुछ भी ऐसा लिख दो जो कि एक एंडिंग दे दे तुम्हारे क्वेश्चन की, और इससे ज़्यादा नहीं। और टाइम नहीं है तो वो भी छोड़ दो, टाइम नहीं है तो कंक्लूजन छोड़ दो। अब आपके पास अगर मेरे पास 8 के बाद अगर 2 और पॉइंट होते ना, 9 और 10 और दोनों बहुत अच्छे होते, तो मैं ये कंक्लूजन नहीं लिखता, मैं वही दोनों पॉइंट लिखता। जो पढ़ने वाला उसको दिखाई देगा भाई इसने 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 के 10 अच्छे, और दूसरा इंसान है उसने 5 पॉइंट लिखे और कंक्लूजन बड़ा सा लिख दिया, तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स देगा वो कि यार जो पूछा है मैंने इसने वही बताया है। ओके, तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे लिखो, ये करो। आप इंट्रो में डायग्राम बना सकते हो, आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। ओके, ये मैं बहुत हाईली मानता हूँ कि कंटेंट अगर है तो बाकी दोनों चीज़ आपकी बेकार होगी ना, प्रेजेंटेशन भी ऊपर नीचे होगा और फ्रेमवर्क्स नहीं होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, और ऐसी कॉपीज हैं काफ़ी। ओके, अब ये मेरे नोट्स का एग्जाम्पल है। जब कंटेंट की बात आती है तो मैंने नोट्स कैसे बनाए, ये विमेन को लेके नोट्स हैं। अब विमेन के मेजरली इश्यूज और वे फॉरवर्ड। आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि कितना डेंस लिखा है मैंने, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि अब इश्यूज में हर तरीके के इश्यूज हैं। तो अगर मैं इस तरफ यहाँ पे जाता हूँ, ये रहा, अब इश्यूज में अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है एजुकेशन और वायलेंस और हेल्थ केयर, वहाँ पे सोशल लिखा है, और यहाँ पे नीचे जाओगे तो मदरहुड पेनल्टी, उस तरफ जाओगे तो इकोनॉमिक लिखी है। और हर एक के फिर अब एजुकेशन में भी क्या इशूज हैं, तो स्कूल और कॉलेज दोनों में अलग अलग इशूज हैं। स्कूल में क्या इशूज हैं, तो ड्रॉप आउट्स, टॉयलेट्स कम होते हैं, ड्वेल बर्डन होता है, मतलब जो भी आपको याद आ रहा है। यहाँ पे और भी लिख सकते हो कि हाई जो उनको क्या कहते हैं, घर जाके भी काम करना होता है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है स्कूल में, या फिर विमेन सेंट्रिक एजुकेशन ये सिलेबस नहीं होता हमारा। अभी भी स्कूल जो है उसमें ऐसा होता है कि विमेन दिखा रहे हैं कि किचन में काम करते हुए स्कूल की किताबों में, और मेन को दिखा रहे हैं बाहर जाते हुए। ऑल्दो ये अभी ट्रू हमारी रियलिटी के हिसाब से काफी ट्रू है, लेकिन आपको बच्चों के दिमाग में इक्वलिटी डालनी होगी तब तो वो उसको एस्पायर करेंगे। ओके, तो बहुत सारे इशूज हैं। सिमिलरली सोशल को लेके क्या क्या है वो मैंने लिख दिए। अब आप सोच रहे हो इतना सब लिख दोगे तो याद कैसे रहेगा, तो ये एक दिन में नहीं लिखे हैं, ये किसी दिन मैंने एक चीज ही लिखी थी, अगली बार मुझे कुछ याद आया या कहीं दिख गया तो वो लिख दिया, अगली बार कुछ और डेटा मिल गया तो वो लिख दिया। और ये चीजें इसीलिए आपको खुद से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक एक दिन में बनेंगे। आप आज से शुरू कर दो ये सब नोट्स बनाना, अगर आप अगले साल भी लिख रहे हो। ओके, तब जाके ऐसा होगा कि वो इतना डेंस होने के बावजूद आपको याद होंगे, क्योंकि वो आपने बनाया, आपको एक एक उसमें नोट की स्टोरी पता है कि मैंने कहाँ से उठाया था। ये वाला मैंने न्यूज़पेपर से उठाया था, ये वाला मैंने टॉपर की कॉपी से चुराया था, और वही आपको याद रहेगा। वरना क्या होगा, आप मेरे नोट्स लोगे, आप इसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें लग रही वो हाईलाइट कर लोगे और बस उतना याद कर लोगे। वो इक्विवेलेंट है, आपने खुद नोट्स बहुत बेसिक वाले जो बनते हैं वो वही रह जाएंगे, आपको ये स्पेसिफिक डेटा याद ही नहीं रहेगा। और मुझे याद है ये मैंने किसी टॉपर की कॉपी से उठाया था, मुझे बहुत अच्छा लग गया तो यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली ये वाली जो चीजें हैं कि पिंक बूथ इन दिल्ली रीपर्पस्ड एंड शॉर्ट स्टाफ्ड, ऐसा करके वायलेंस को लेके मैंने एक इशू लिखा है। जो पिंक बूथ थे दिल्ली में, वो एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि उसमें तो मतलब कि कोई है ही नहीं, हवलदारी नहीं है, ना कोई विमेन पुलिस ऑफिसर है, ऊपर से उसको किसी और काम के लिए यूज किया जा रहा है। उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट। तो कल को मुझे कहीं लिखना हुआ तो मैं ये लिख दूंगा और साथ में इसके आगे 2024 भी लिखूंगा। ओके, तो स्पेसिफिक भी हो गया, यहाँ से उठाया है। और ये पॉइंट कौन लिखने वाला है, वायलेंस को लेकर कोई इतना सोचेगा ही नहीं। ये मैंने उठाया और ये चीजें मुझे इसलिए याद भी रहेंगी, अभी तक याद है। मेंस दिए हुए कितना टाइम हो गया। आप लोग को अपने नोट्स बनाने हैं, आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो किसी टॉपर के नोट से या कहीं से कोई कंटेंट उठा सकते हो, लेकिन नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। ओके, यहाँ तक अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, वैसे मैंने ऑफलाइन से शुरू किया था, फिर क्या हुआ कि मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता था कि इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, और वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पेपर वाले नोट्स में। तो मैं इसीलिए ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था। ये गुड नोट्स का है स्क्रीनशॉट। तो गुड नोट्स एक ऐप होता है आईपैड में, लेकिन अगर आप पे कोई टैबलेट है तो उस पर बना रहे हो तो आई थिंक बेटर है। बेटर मतलब कि आईपैड पे अगर है फिर भी आप अगर पेपर पे बना रहे हो तो गलत बात है, लेकिन पेपर पे बनाने वालों के भी बहुत मेरे से अच्छे स्कोर आए हैं, ये मैं बता दूं। बस मेरी लिमिटेशन थी कि मैं पेपर पे नहीं कर पा रहा था। ओके, लेकिन ये नोट्स मेरे आईपैड पे हैं, गुड नोट्स ऐप है ये। ओके, अब पेपर पे जब आप बना रहे हो ऑफलाइन वाले, तो आप ये जो A4 शीट है, जैसे कई लोग बताते हैं ना A4 शीट पे बनाओ, इसीलिए ही बताते हैं कि उसमें बीच में कहीं पे पेपर बाद में डाल सकता हूँ मैं। और जब भी बना भी रहे हो तो थोड़ा स्पेशियस बनाओ। इसमें तो क्या है कि मुझे अगर ये चीज़ मुझे और लिखनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करके छोटा कर दूंगा और एक और पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा डाल दूंगा। आप पेपर पे तो नहीं कर पाओगे। तो पेपर पे आप जब बना रहे हो तो आप इतना डेंस आप एक पेपर पे नहीं बनाओगे, उसमें फिर आप आराम से फैला फैला के बनाओगे ताकि बाद में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर लो।
दोनों में फाइनली कोई डिफरेंस नहीं होगा, एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये बस मेरा आलस था कि मैंने इसको इस तरह से यूज किया। ओके, यहाँ पे देखो 2-3 एग्जाम मैंने यहाँ पे कोट्स लिख दिए 2-3 कि बी आर अम्बेडकर ने बोला था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अब ये कोट में ऐसा नहीं, अब वुमेन को लेके भी ना लोग 50 कोट लिखे, मैंने भी एक और लिखा है, ये मैं कभी पढ़ता ही नहीं था, मैंने एक कोट को उसको हाईलाइट कर लिया, अब मैं उसी को ही लिखूंगा कुछ भी आंसर आ जाए, चाहे वो वुमेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल सोशल कुछ भी, ये सब पे बैठ रहा है। हमेशा कोट्स या डेटा ऐसा ढूंढने की कोशिश करो जो बहुत वाइड बैठ रहा हो, ऐसा ना हो कि बस एक इस क्वेश्चन में बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। ओके, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ आपने मेंस के सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बनाए थे, हर टॉपिक का एक माइंड मैप टाइप हाँ बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐड ऑन्स कर रहे हैं पूरे सारे उस तरीके से। पहले देखो सिलेबस देख लो और सिलेबस के बाद पीवाईक्यू देख लो, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें दिख जाएगा कि इन पे तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे विमेन हो गया टॉपिक, तो विमेन पे तो GS 1, 2, 3, 4 किसी में भी सवाल आ सकता है। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी के मैं भी नोट्स दिखाऊंगा थोड़े से, इंटरनल सिक्योरिटी में स्पेसिफिक सिलेबस में पॉइंटर्स हैं और पीवाईक्यू भी उसी पर ही आते हैं। जब आप ये मैच कर लिया आपने कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस का पार्ट है, तो उन पे आप बेसिक नोट्स पहले तैयार कर लो। बेसिक नोट्स तैयार या तो आपने कोचिंग की है तो वहाँ भी करवाएंगे, या फिर आप बहुत आसानी से चैट GPT या गूगल कर करके पूछ सकते हो। वो जो बेसिक नोट्स हो जाए उसके ऊपर अभी वैल्यू एडिशन होगा, कभी न्यूज़पेपर से उठाया कभी कुछ उठाया, इसीलिए वहाँ पे गैप्स छोड़ के रखो। ओके, और ये मत सोचो कि ये जो मैंने बना दिए हैं ये परफेक्ट हो सकता है वो फाड़ के दूसरे बनाने पड़ जाएंगे बाद में। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने GS2 के पूरे नोट्स बनाए, फिर वो फेंकने ही पड़े और मैंने दूसरे बनाए, क्योंकि जो मैंने बनाए थे वो इतने स्पेसिफिक थे कि इस टॉपिक पे जो कमी नहीं पूछे जाने वाले हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, वो मैं टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा था। तो वो भी नहीं करना है आपको, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। उसके अलावा अगर टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा हो सकता है ना, हमें ना पता हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो और कहीं UPSC पूछ ले, नुकसान हो जाएगा, तो बस उनकी ओर बना लो। ओके, हाँ प्रीलिम्स का देखो, जब शुरुआत करोगे तैयारी की तो फिर तो प्रीलिम्स आप प्रीलिम्स के हिसाब से ही पढ़ते हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, आप इकोनॉमी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, लेकिन दैट विल नॉट बी सफिशियंट फॉर मेंस। मेंस के लिए आपको दोबारा पूरा बनाने पड़ेंगे, पूरे के पूरे दोबारा बनाने पड़ेंगे। ओके, जैसे स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मैंने प्रीलिम्स के लिए अच्छे से रट ली, प्रीलिम्स हो भी गया, लेकिन ये नहीं है ना कि मैं उस जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं उससे मेंस कहाँ से लिख पाऊंगा, बहुत कठिन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या इशूज थे, बड़ा रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल होगा आपने अगर प्रीलिम्स की ही तैयारी की है केवल और मेंस के नोट्स नहीं बनाए हैं उसके। मेंस के लिए आप अलग से बनाओ, स्पेक्ट्रम से ढूंढ ढूंढ के वो पॉइंट्स लिखो उसमें कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ था, तो आपको मेंस के अलग से बनाने पड़ेंगे। तैयारी दोनों की सब ऐसा नहीं है ना कि कोई आप जो प्रीलिम्स में पढ़ते हो वो आपको मेंस में भी काम आता है। आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे कि चोला एम्पायर ने ये किया था और वही अगर सवाल मेंस में आ जाएगा तो लिख के आओगे, बट आपको मेंस के अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे पूरे के पूरे। ओके, इसके अलावा हाँ, अब ये मतलब ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे प्रेशर ग्रुप था, तो इस साल मैंने प्रेशर ग्रुप के इतने एग्जांपल्स याद कर लिए थे, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब उसके एग्जांपल्स ही हैं। तो एक ही आंसर में मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं, 14 पॉइंट्स लिखे हैं, उन लोग का क्या रोल है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को प्रमोट करने में। तो मैं 14 पॉइंट्स लिख पाया इसीलिए कि मेरे पास इतने सारे एग्जांपल्स थे, और जहाँ पे नहीं थे वहाँ पे मैंने आउट ऑफ थिन एयर बना दिया। जैसे अब मुझे यहाँ पे प्रेशर ग्रुप का नाम नहीं पता था तो मैंने मतलब या फिर मुझे याद नहीं आ रहा होगा तो मैंने लिख दिया फार्म प्रोटेस्ट 2020। अब ये भी तो प्रेशर ग्रुप ही का ही काम है ना, वो लोग मिलके थे, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आया तो मैंने वो लिख दिया, और 2020 मैंने स्पेसिफिक कर दिया नंबर, तो जहां डाल सकते हो वहां डाल दो। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे इंश्योरिंग मिनिमम पे एंड लिविंग वेज मुझे ये लिखना होगा, तो मैंने इसके ब्रैकेट में लिख दिया आर्टिकल 43, क्योंकि मुझे लिखते लिखते याद आया होगा आर्टिकल 43 में भी ऐसी कोई बात लिखी हुई है, और आर्टिकल 43 में नंबर आ गया, ब्रैकेट मैंने डाल दिया, उसको दिखाई भी दे जाएगा, स्पेसिफिक भी हो गया। जितना कोशिश कर सकते हो उतना स्पेसिफिक करो, लेकिन स्पेसिफिक करने के लिए जो मैंने बोला नहीं कि कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है तब तो हो ही जाएगा, लेकिन कंटेंट नहीं तो भी आउट ऑफ थिन एयर आप बना सकते हो, वो आप करना सीखो। इसके अलावा यहाँ पे भी देखो मैंने आर्टिकल 17 लिख दी, जबकि ये क्वेश्चन आई थिंक हाँ क्वेश्चन GS2 का ये, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 17, 23, आर्टिकल 21 ये कोई प्रेशर ग्रुप के आंसर में नहीं सोचेगा, ये सोचेगा पॉलिटी के आंसर में लिखने होते हैं, लेकिन आप लिख दो ना, स्पेसिफिक हो रहा है, जो पढ़ेगा वो कहेगा इतने सारे आर्टिकल, इसको पता है कि प्रेशर ग्रुप कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रियलाइज कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो अच्छी बात है। ये बस ये भी सैंपल ही है कि जैसे इतना सारा कंटेंट हो गया था कि मैं अगर रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग लिख रहा हूँ तो इतने सारे पॉइंट मैं लिख पा रहा हूँ, वो भी हर एक में डेटा या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है। और अंडरलाइन इसमें देखो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि मैंने बॉक्स भी बनाए हुए हैं, जो मैंने बोला कीवर्ड्स को, इसमें मैंने ये बार चार्ट भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक भी लिखा है। मैंने आप पूरा प्रेजेंटेशन देखोगे तो हैंडराइटिंग भी ओके है, लेकिन प्रेजेंटेशन बेटर है। अगर मुझे इसके अंदर 3 सब पॉइंट लिखने थे
तो मैंने यहाँ नहीं लिखे, मैंने थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे लिखे। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि ऐसे अलाइनमेंट करना होता है, कंप्यूटर में भी सीखते हो तो टैब करके एक दो पॉइंट लिखते हो, तो आप उस तरह से लिखोगे तो साफ लगेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। और साफ, केवल साफ कर देने से ही आपके मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट। तो इसकी ये प्रैक्टिस से आएगा। फ्रेमवर्क्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो भी मैं आगे बताऊंगा, और कंटेंट में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, जो कि आप लोग समझ पा रहे होगे कि आपको उसमें कितनी मेहनत करनी है। अभी से शुरू करना होगा नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए। इस साल का मेंस के लिए भी आप अभी से कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप ये मत सोचना कि बहुत टाइम है आराम से कर लेंगे, कोशिश करना अभी से करना, प्रीलिम्स हो जाने के बाद। रिमीडी अगर मैं वे फॉरवर्ड लिख रहा हूँ तो पहले मैं 2023 में वे फॉरवर्ड लिखता ना, तो इतने बेसिक लिखता कि पार्लियामेंट को अच्छा सुधारना है, तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा होता कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दो। या फिर मैं लिखता कि जो स्लोगनरिंग होती है और ये जो बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, ये कम हो जानी चाहिए। लेकिन क्या बोलने से कम हो जाएगी क्या? कुछ स्पेसिफिक मेजर्स बताओ। और स्पेसिफिक मेजर्स मेरे अगले साल आने लग गए थे हाथ से अपने आप ही। और ये इसलिए आया कि कंटेंट में लिखा हुआ था। मैं NCRWC के 2 मैंने रिकमेंडेशन बताए, फिर मैंने दिनेश गोस्वामी कमेटी की चीज़ बताई, फिर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसमें मेरा कुछ स्पेसिफिक था नहीं, तो मैंने इसी को बॉक्स कर दिया कि पढ़ने वाले को लगे बहुत स्पेसिफिक है, जबकि कुछ ऐसी नई बात नहीं लिखी है। ओके, यहाँ पे गीता मुखर्जी कमेटी, यहाँ पे यूके, आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैग कुड बी मेड परमानेंट मेंबर ऑफ PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और आगे लिख दिया यूके मॉडल। यूके में होता होगा, हो सकता है उसका कुछ नाम भी होता है उस चीज़ का। हर जगह पे, जैसे इंडिया में अपनी हेल्थ केयर स्कीम जो है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम, उसका जो गवर्नमेंट की है उसका नाम है आयुष्मान भारत। आप सोचो कोई फिलीपींस में बैठ के मान लो सिविल सर्विस की वहाँ की तैयारी कर रहा है फिलीपींस के, उसको ये वाली स्कीम बहुत अच्छी लगी, तो उसको अपने नोट्स में अगर वो लिखेगा कि आयुष्मान भारत स्कीम मॉडल ऑफ इंडिया, उसको हो सकता है याद ना रहे। इससे अच्छा इंडियन मॉडल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस लिख दे, इंडियन मॉडल तो याद रहेगा ना, इंडियन मॉडल आसान है। तो मैं हर चीज़ के नोट्स ऐसे बनाता था कि यूके मॉडल, स्वीडन मॉडल, मैं नाम याद नहीं करता था वो नाम क्या है, बस वो कंट्री क्या है या वो शहर क्या है और उसका मॉडल उसके नाम पे, या फिर हो सकता है किसी कंपनी के नाम पे हो सकता है, क्या टाटा मॉडल ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, तो टाटा मॉडल को बॉक्स कर दूंगा। हो सकता है कुछ वो करते हो, लेकिन मुझे इतना ही याद रह पाएगा। अपने लिए काम आसान कर दिया, और इवेल्युएटर को ऐसा दिखेगा कि बहुत स्पेसिफिक लिखा है। ये बस एक मेरे नोट्स का ही सैंपल है कि सिविल सोसाइटी, मैंने इतने सारे सिविल सोसाइटी याद कर लिए थे हर फील्ड के। डेमोक्रेसी या पॉलिटी में कौन कौन काम कर रहे हैं, हेल्प एल्डरली में कौन कौन काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, हेल्थ में कौन काम कर रहा है, एजुकेशन में, पॉवर्टी में इतने काम कर रहे हैं, वुमेन को लेकर कितने कर रहे हैं। अब कभी कोई क्वेश्चन आ गया किसी केवल चिल्ड्रन पे आ गया, तो मैं इतने सारे तो मुझे याद हैं, और 2-3 मैं आउट ऑफ थिन एयर भी बनाऊंगा, और ओवरऑल मैं 2 पेजेस पे लिख पाऊंगा। आपको ये तैयार करना पड़ेगा, ओके। और सबको अपना अपना करना होगा। आप अगर आप ये यहाँ से मान लो ऐसा हुआ कि आपने सोचा इसकी फोटो लेके मैं अपने नोट्स में डाल देता हूँ, हो गया मेरा काम, तो आपको याद नहीं रहेंगे। ये प्रॉब्लम है। आप जब एक एक ढूंढ ढूंढ के लिखोगे ना, किसी दिन केवल पॉवर्टी का लिखा, उस पर भी थोड़ी बहुत रिसर्च की तब लिखा, तब आपको वो याद रहेंगे। ये इतने सारे ये अभी तक यही चल रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स और ये सिविल सोसाइटी। अब कहाँ से कंटेंट बिल्ड करना है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये तो बीच में नहीं आ रही है, अब दिखाई दे रहा है? ओके। इसमें है कि सबसे पहले बेस नोट, सिलेबस कवरेज और PY नोट जो मैंने बताया, सबसे पहले आप ये बनाओगे। अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हो तो उसमें आपके पास स्कोप है एक्सपेंड करने का, तो आपको चिंता नहीं करनी कि गैप छोड़ना है। लेकिन आप अगर ऑफलाइन में बनाते हो, पेपर पे बनाते हो, तो गैप छोड़ छोड़ के लिखो, ताकि बाद में फिल कर सको। एटलीस्ट कोशिश ये करो कि हाफ पेज से ज़्यादा ना भरो किसी भी पेज में जब बेस नोट्स बना रहे हो, गैप छोड़ छोड़ के, क्योंकि उसमें आप और चीज़ें ऐड करोगे बाद में, ओके। और A4 शीट्स पे बनाओ, क्योंकि बीच में आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो बाद में। फिर ये हो गया बेस, इससे लेकिन इससे किसी का एग्जाम नहीं निकलेगा बेस वाले से। इसके बाद वैल्यू एडिशन फ्रॉम टॉपर नोट्स, आराम से, मतलब आपको किसके भी मिलते हैं, मेरे मिलते हैं, किसी के भी आपको मिलेंगे, तो आप टॉपर नोट्स से चीज़ें उठा सकते हो। पूरे पूरे नोट्स मत उठाना, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पूरे पूरे नोट्स मत उठाना, केवल उसमें से कोई 2-3 चीज़ उठाई, कभी मतलब अलग अलग टॉपिक से एक एक दो चीज़ें उठा लेना जो अच्छी लग रही हैं, लेकिन पूरा नोट्स मत उठाना। टॉपर नोट्स, मीन्स 365 ये सबने सुनी हुई है, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे प्रहार वगैरह भी आती है, कोई भी आप गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिल जाएंगी, क्योंकि वो लोग का काम ही है कि रिसर्च करके निकाल के ला रहे हैं। आप लोग अगर यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे कोर्स लिया या कहीं पे भी लिया है, तो हो सकता है वहाँ पर भी सिखाएंगे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना। वो फाइनल नोट्स नहीं है, कभी भी कोचिंग के नोट्स को फाइनल नोट्स मत मानना, उससे अपने नोट्स बनाने हैं हमेशा, ओके। मेंस 365 और टेस्ट के आंसर्स किसके, जो कोचिंग वाले टेस्ट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि वो क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं, हर चीज़ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लंबी याद रहती है। तो वो टेस्ट आंसर, साथ में टॉपर्स के जो आंसर्स हैं वहाँ से भी। और इसके अलावा अब जब ये हो जाए, इनसे कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, जो मैंने बोला नहीं कि कंटेंट आपका इतने से क्या होगा, अबव एवरेज कंटेंट बन जाएगा, और कंटेंट अबव एवरेज है, और प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क्स आपके तैयार हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन एक स्टेप और जा सकते हो, अगर आपको इंश्योर करना है कि आप टॉप रैंक में आओ, या फिर आपका प्रेजेंटेशन और वो वीक है फ्रेमवर्क्स, तो आप लास्ट लेवल जा सकते हो, वह ChatGPT को यूज़ करके नोट्स बनाओ और
चैट जीपीटी को आप क्या, मैं आपको बोलूंगा यूज़ करो। आप लोग क्या करोगे कि ज़्यादातर कि आप उस पर क्वेश्चन डालोगे और बोलो, उससे आंसर एक्सपेक्ट करोगे, उससे नोट्स बना लोगे। मैं कह रहा हूँ उसको स्पेसिफिक चीज़ पूछो जो कि आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने वेस्ट ट्रीटमेंट की बात की, आप उसको जाके पूछो कि दुनिया का मुझे ऐसा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बताओ, मतलब कोई ऐसे सिटी बताओ जहाँ पे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से वेस्ट ट्रीटमेंट को टैकल किया गया हो। कोई ना कोई 3-4 शहर या 3-4 जगह का नाम लेके आएगा, या किसी कंपनी का नाम लेके आ जाएगा कि ये कोई स्टार्टअप है बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ जाएगा, हो सकता है इंडिया के अंदर की हो, इंडिया के बाहर की हो। उनमें से एक या दो जो सबसे अच्छे लगे उसको उठा के अपने नोट्स में लिख दो, और सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर वो कह रहा है कि न्यूजीलैंड में कोई ये एक्स वाई कोई बहुत अजीब सी कंपनी का नाम है, ये स्टार्टअप ने ऐसा किया और ये हो गया, तो वो पूरा कहानी छोड़ के लिख दिया न्यूजीलैंड मॉडल ऑफ जो भी उसने किया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, तो सिंप्लीफाइड भी लिख दिया, स्पेसिफिक भी लिख दिया, और कितना आसान काम हो गया। आपको अब ढूंढना नहीं पड़ा कि मैं स्किल में क्या लिखूंगा, जब भी वे फॉरवर्ड आएगा मैं यही लिखूंगा। अभी मैं आपको वे फॉरवर्ड दिखाऊंगा, आप कहोगे कि ये तो यही केवल मॉडल से तैयार करता रहता है, यूके मॉडल और ये मॉडल स्वीडन मॉडल। ओके, तो चैट जीपीटी न्यूज़पेपर से उठाओ, जो कि मैंने बताया 2024 करके मेल लिख देता था, वो आप उठा सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी से निकालोगे, या आपको अपने नोट्स में मिल सकती है कहीं पे भी। पॉडकास्ट मैं काफ़ी देखता था, और ज़्यादातर मैं ऐसे ही देखता था जिसमें जो कि जैसे आर्मी से या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से उसका रिलेशन हो, या फिर टेक्नोलॉजी से हो, एआई से हो। होगा क्या कि आपका टाइम पास भी हो गया जब आप पढ़ नहीं रहे हो, और आपका कोई एप्टीट्यूड डेवलप हुआ उस सब्जेक्ट को लेकर जो आज जिसके बारे में सुन रहे हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट आया हुआ है, तो उससे वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताता है। ओके, आप जैसे अगर आप पॉडकास्ट किसी आर्मी जनरल का देखते हो जो कि मान लो कश्मीर में पोस्टेड रहा है, तो वो जरूर ये बात मेंशन करेगा कि सबसे बड़े इशू आ जाती है कि वहाँ पे जैसे रियासी डोडा वगैरह एरिया, यहाँ पे जंगल हैं, फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया में किसी के लिए भी छुपना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हमारे बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इनको मारने के लिए जंगल में छुप गए हैं। अब ये पॉइंट अगर आपको पता है, दिमाग में कहीं है, हो सकता है आप नोट्स में लिख दो, जब कश्मीर का क्वेश्चन आएगा तो ये मेंशन करो। कि हो सकता है बाकी लोग मेंशन नहीं करें, बाकी लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान है, भेजता रहता है और टेररिज्म फैला रहा है, फंडिंग कर रहा है और आर्म्स आ रहे हैं, लेकिन ये भी पॉइंट लिखना कि वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया वहाँ पे दिखा दो कि ये वाला फॉरेस्टेड एरिया है, इसीलिए इशू आता है कि वहाँ से घुस आते हैं और हमें पता नहीं लगता, या फिर वहाँ छुप जाते हैं। इंडिया में अटैक किया और वापस जाके इन जंगलों में छुप गए, तो आप कैसे ढूंढोगे? वहाँ पे हाथी भी छुप जाए तो नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरे को अभी तक याद है, एक पॉडकास्ट में किसी ने बोला था। तो आप पॉडकास्ट देखोगे तो आपके वो सब्जेक्ट की और क्लैरिटी भरेगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फन, मतलब फन भी होता है इसमें, आपको अच्छा भी लगता है, कई लोग देखते हैं, इंटरेस्ट है। अब वे फॉरवर्ड को लेके जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि वे फॉरवर्ड में ये मेरा 2023 का है, मैं कितने बेसिक वे फॉरवर्ड लिखता था तब कि स्टेट सब्सिडी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, कुछ होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे अच्छा कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड कर दो। ये कोई सोल्यूशन हुआ क्या? आपको प्रैक्टिकल बात लिखो ना। सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बस कह रहा हूँ कि पैसा और डाल दो, हॉस्पिटल बढ़ जाएंगे, वैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात तो लेकिन कोई भी बोल सकता है, गली में चलता हुआ आदमी बोल देगा कि यार सरकार को हॉस्पिटल और बनाने चाहिए यार, बहुत कम है। तो हर कोई बोल सकता है। आप क्या स्पेसिफिक बोल रहे हो? आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो कुछ स्पेसिफिक बोलना होगा। इसमें क्या कर सकते हो, वही चीज किसी देश में हो सकता है, और ऐसे में आप वो उठाओ, कोई डेवलप भी उठा सकते हो या डेवलपिंग भी उठा सकते हो, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसने हेल्थ केयर में बहुत अच्छा काम किया है, उसका उठा लो कि उसने क्या किया ऐसा, और नोट्स में लिख दो कि इस भूटान ने या इस कंट्री ने ऐसा किया। हो सकता है वो अफ्रीका की कंट्री हो, कोई लिख दो कि उसने ऐसा किया और वहाँ पे ये वाली बीमारी इतनी कम हो गई, तो हम भी वो कर सकते हैं। ओके, तो जो वे फॉरवर्ड को मैं पहले क्या करता था कि मैं जो बोलता था वो बहस करने के लिए अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिया था। अब ये सब पॉइंट्स सब लोग लिखते हैं कि इन्वेस्टिंग इन एक्स वाई जेड, मोर फोकस ऑन दिस, ये सब बेकार पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन दिस। जब नहीं बचता है कुछ तब ये लिखो, जब बिल्कुल पॉइंट याद ही नहीं आ रहा है। कि जब भी याद आ रहा है, जब भी याद, आप नोट्स जो बनाओगे वो इनमें नहीं बनाओगे, नोट्स स्पेसिफिक बनाओगे। ओके, अब जैसे ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वे फॉरवर्ड्स को लेके कि इलेक्ट्रोल फाइनेंसिंग में देखो मैंने क्या लिखा है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यूके मॉडल ऑफ कैपिंग द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इनका कोई लॉ होगा ना वो, लेकिन मुझे वो लॉ का नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे यूके मॉडल याद रहेगा। सिमिलरली नॉर्वे मॉडल ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और कुछ डेटा है। फिर साउथ कोरियन मॉडल ऑफ दिस, यूएसए मॉडल ऑफ दिस, और अपार्ट फ्रॉम अबव मैंने ये लिख दिया जो कि बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। तो जो लोग क्या करते हैं, ये जो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग कैश ट्रांजेक्शन, विजिलेंस बाय सिविल सोसाइटीज और मीडिया इंस्टीट्यूशंस, यही 3 पॉइंट वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे लिख रहे होते हैं। जो चेक करने वाला कहेगा बहुत बेसिक आंसर है, बेसिक मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा। अब शुरुआत में स्पेसिफिक लिखो, जो मैंने सबसे पहली बात आपको बोली प्रेजेंटेशन में, सबसे स्पेसिफिक को पहले लिखो, जब आपके खत्म हो जाए और आपको जगह भरनी है तो आप ये फिर चालू हो जाओ नॉर्मल वाले, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी बढ़ गए और आपका आंसर भी स्पेसिफिक हो गया। ये हायर एजुकेशन को लेके मैंने कोरियन मॉडल, और मैं ये नहीं कि केवल कोरियन मॉडल, थोड़ा सा उसके बारे में जान लो एक लाइन में कि क्या करता है वो। जैसे वहाँ पे CSR का पैसा जो है वो रिसर्च यूनिवर्सिटी में जो होती है उसके लिए यूज होता है।
हायर एजुकेशन में हम भी कर सकते हैं। फिर हार्वर्ड मॉडल ऑफ केस स्टडी लिंक्ड एजुकेशन, हम सबको पता है कि एजुकेशन केस स्टडी बेस्ड होनी चाहिए, है ना, केवल किताब बेस्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये लिखने ही वाले हो तो उस दिन गूगल को पूछ लो या चैट जीपीटी को पूछ लो कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन होती है या प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है। उसने मेरे को नाम 8-10 दिए होंगे, मुझे हार्वर्ड का मुझे लगा ये मेरे को याद रहेगा, हार्वर्ड मैंने लिख लिया नोट्स में और यहाँ पे निकल भी गया। अब यही पॉइंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने कोरियन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, ये यूएसए मॉडल, जर्मनी एंड कनाडा, जर्मनी फिर से यूके का, इतने सारे लिख दिए और भी वे फॉरवर्ड लिखें, कोठारी कमीशन, एम्बेट्रोडा, ये इतना स्पेसिफिक, ये कंटेंट का गेम था। और इसको पढ़ना भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। मैंने जानबूझ के केवल उन्हीं चीज़ों को बॉक्स किया है, देखो जिसमें कि हार्वर्ड लिखा है या यूएसए लिखा है या जर्मनी लिखा है या सैम पेट्रोडा या टीएसआर सुब्रमण्यम लिखा है। जो चीज़ मैं ब्रैग करना चाह रहा हूँ इवेल्यूएटर के सामने कि देखो ये मेरे को आता है, बाकी लोगों को नहीं पता, मेरे को ज़्यादा मार्क्स दो, है ना। अभी तक कोई डाउट? ओके ये सेम चीज़ है। ये वाला इस बार क्वेश्चन भी आया था कुछ हेल्थ केयर पे, तो मैं इनमें से काफ़ी पॉइंट्स लिख के आया हूँ। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आप लिख रहे हो वो सब काम भी आ रहे हैं। ये एज इट इज़ मैं चाइना का डिसेंट्रलाइज और स्वास्थ्य मित्र सब लिख के आया था 2024। देखो ये मुझे एक दिन न्यूज़ में आया होगा कि यू विन एप्लीकेशन फॉर वैक्सीनेशन कुछ है, तो मैंने न्यूज़ से उठाया 2024 लिख दी। ये आपको ट्रेडमार्क दिख जाएगा मेरे हर जगह पे, और ये मैंने इन जनरल नहीं देखा किसी की कॉपी में, तो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके ये मेरे नोट्स हैं ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के। आप जैसे पूछ रहे थे कि किस किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं। अब ये तो सिलेबस में दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का जो लिंकेजेस क्या है। अब लिंकेजेस बता रहे हो तुमको तोड़ना कैसे, ये भी तो मैं लिखना पड़ेगा नोट्स में। तो इसमें मैंने क्या किया कि जब मैंने ये आपको इतने सारे कलर्स में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मैंने 4-5 इटरेशन में बनाया। पहली बार में केवल 1 2 3 4 5 ही पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैंने देखो पेन से लिखे हैं, आपको शायद वहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा। और पेन से फिर फोटो मैंने डाली होगी अपने नोट्स में। उसके बाद मुझे कुछ एक और मिल गया तो मैंने वो अपने वो जो होता है एप्पल पेन उससे फिर लिखा। उसके बाद फिर कुछ और मिल गया तो मैंने रेड कलर से लिखा, फिर कुछ और मिल गया ग्रीन से भी लिखा, कुछ हाईलाइट किया। इतने ज़्यादा होने के बाद फिर एग्जाम आया, और एग्जाम में फिर ये इनका ही कल्मिनेशन मेरे आंसर शीट में निकला। अब इसमें क्या है कि हम लोग को सबको पता है इंटरनल सिक्योरिटी में अगर मैं आपको पूछूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के लिंकेजेस कैसे तोड़े जा सकते हैं, सबसे बेसिक आंसर जो दिमाग में आता है आप लोग बताओ अपना, जिसको जो भी याद आता है। किसी को कुछ याद आ रहा है? एक भी पॉइंट यहाँ पे पढ़ के भी बोल सकते हो। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के लिंकेजेस को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है, किसी को एक पॉइंट कोई मुझे बताओ। हाँ फंडिंग को रोकना है, ओके बढ़िया। और कोई अपना इनोवेटिव भी बता सकते हो। कल को आप आईपीएस बन गए और आपको तोड़ना है तो क्या करोगे? डी रेडिकलाइजेशन, बहुत बढ़िया। और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके। और हाँ दोबारा सॉरी, स्पाइस, ओके स्पाइस, हाँ स्पाइस का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, यही आपका पॉइंट है। बहुत बहुत बढ़िया। और बेटर टेक्नोलॉजी, ओके। अब देखो यहाँ पे जो आपने पॉइंट्स बताए, जैसे आपने बोला फंडिंग को रोकना चाहिए, किसी आपने बताया फंडिंग को, बिल्कुल सही पॉइंट है कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में लिंकेज ही ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के पास जो पैसा आता है वो पैसा ट्रांसफर होता है टेररिज्म पे, और टेररिज्म से आर्म्स वगैरह मिलते हैं इनको। अभी इसको हमें चोक करना है अगर, तो ये सब लोग लिखने वाले हैं, है ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है। फिर मैंने क्या किया आपको अब कहानी पता चल कि मैंने चैट जीपीटी को जाके पूछा कहीं का एक ऐसी चीज़ बताओ जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से ट्रैक किया जाता है, कोई एक तो नेशन होगा ना। उसने मेरे को बोला कोई ऑस्ट्रैक नाम से है, ये ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है, इसमें अगर एक लिमिट के ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है किसी के बीच में, तो वो उसको एनालाइज करता है उसका बैकग्राउंड कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, और अगर उसको कोई इशू लगता है, उसको सस्पिशन होता है, तो वो रेड फ्लैग कर देता है। मुझे वो कहानी से नहीं मतलब है, लेकिन मुझे ये मतलब है ऑस्ट्रैक नाम से कुछ तो मॉडल है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकता है, इंटेलिजेंस। तो मैंने ऑस्ट्रैक यहाँ लिख दिया। अब ये चीज़ मुझे आंसर में मैं लिख के भी हूँ, 2 जगह पे आंसर में लिख के आया हूँ जीएस3 में। जीएस3 में मेरे मार्क्स इंप्रूव भी हुए हैं कि ऑस्ट्रैक मॉडल ऑफ चोकिंग द फाइनेंसेस एंड क्या कहते हैं गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सिमिलरली हम जैसे आपने बोला डी रेडिकलाइजेशन, ओके, डी रेडिकलाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा कि जो जनता है उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। आजकल इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है, तो इंटरनेट पे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि कुछ गलत तो नहीं फैल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें फैल रही हैं। उसको ट्रैक करने के लिए मैंने उसको पूछा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे भी दिमाग में है कि यार डी रेडिकलाइजेशन करते हैं, और मैंने ढूंढा तो उसमें मुझे पता चला कोई नेट जेड डीजी नाम से कोई मॉडल था, ये नेट जेड डीजी जर्मनी का। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि इंटरनेट पे कुछ अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं या ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं तो वो अपने आप ही उनको बंद कर देते हैं। और ये तो ये वो कंट्रीज है जो इंडिया को बोलते हैं हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो ये कंट्री भी ये करते हैं और ये ज़रूरी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने वो लिख लिया कि नेट जेड डीजी मॉडल है, और मुझे याद रहेगा कि इंटरनेट पे से मुझे कुछ हटाना है और मतलब ट्रैक करना है कि कुछ गलत तो नहीं फैल रहा।
तो वो करने के लिए हर चीज़ को लेके मैंने एक चीज़ निकाली चैट जीपीटी को पूछ के कि यार यहाँ तक तो सब लोग लिख रहे हैं, उसके एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें स्पेसिफिक है, बस मैं यही दिखाना चाहता था कि अब जैसे सब लोग बोलते हैं कि हाँ क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स बहुत होते हैं ऐसे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के और टेररिज्म तो हमेशा क्रॉस बॉर्डर का इशू है, तो हमें ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल कोलेबोरेशन चाहिए बाकी कंट्रीज का। सब लोग लिखने वाले हैं यहाँ से कि इंटरनेशनल कोलेबोरेशन चाहिए, जब तक मीन्स आएगा तब तक आपके लिए बहुत ऑब्वियस पॉइंट हो जाएगा। मैंने ये चीज़ भी पूछी कि इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इंडिया का किस किस के साथ है व्हेन इट्स कम टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने बोला कि हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइंड है, हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइंड है। तो मैंने पूछा किस किस के साथ साइंड है, तो वो बोला कि ये हमारे अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएसए के साथ साइंड है और ये हमारी यूए के साथ है। मैंने लिख लिया। अब कल को आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, कुछ भी मैं इंटरनेशनल कोलेब्रेशन लिख रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल में लिख दूंगा एग्जाम्पल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। स्पेसिफिक एक स्टेप और चले गए ना तो मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये आसान भी था, मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे कहीं से डेटा मिलेगा मैं डालूंगा, मैं खुद पूछ रहा हूँ। और ये क्योंकि मैं हर चीज़ खुद से डाल रहा हूँ इसलिए मुझे वो याद भी रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। क्या मैंने एक दिन गूगल से, मैंने चैट जीपीटी से निकाला था ये। ओके, ये एक दिन न्यूज़ में था, ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाया, इसलिए ये मतलब मुझे खुद इतना याद हो गया कि अगर कहीं पे ईयर लिखा हुआ तो मैंने वो न्यूज़पेपर से ही उठाया होगा। इतनी आदत हो गई थी, न्यूज़पेपर से उठाऊंगा तो ईयर जरूर लिखूंगा। ये वे फॉरवर्ड है, वही में स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आई गई है कि वन स्टेप मोर, जितना बाकी सब कर रहे हैं उससे एक स्टेप ज़्यादा, बस इतना ही आप दूर हैं मेंस में एक एवरेज और बहुत अच्छा आंसर या एवरेज मार्क्स और बहुत अच्छे मार्क्स लाने में। ओके, 2023 में मुझे 400 मार्क्स आए थे, बुरे नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, इट वाज अबव एवरेज मार्क्स। बट अबव एवरेज से मुझे 434 मिले, जो कि आपने देखा कि अच्छे मार्क्स हैं बाकियों के कंपैरिजन में भी। वो केवल इसलिए कि वन स्टेप मोर पे मैं गया, कि जितना लिख रहा हूँ उससे एक स्टेप ज़्यादा। अब यहाँ पे आप लोग को सबको पता होगा पंजाब में सेलिनिटी का इशू है बहुत ज़्यादा, कि ओवर इरीगेशन की वजह से, पता है ना, सबको पता है। देखो अब ये आंसर आप लिखने वाले हो, ओवर इरीगेशन के क्या इश्यूज होते हैं। अगर मान लो ये आ जाए कि ओवर इरीगेशन के से इशू क्या होता है, आप जरूर लिखोगे क्योंकि सेलिनिटी बढ़ जाती है पंजाब में। देखो क्या हो गया, जो सॉइल है वो सेलाइन हो गई है। मैंने बस वो पूछ लिया कि उसको चैट जीपीटी को पूछ लिया कि भाई जो सेलिनिटी अगर बढ़ गई है तो पंजाब का भी कोई एक एरिया बता दो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसने बोला कि पंजाब का कोई फजिल का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और कितनी है, 4 टाइम्स द सेलिनिटी ऑफ सॉइल इन देन द एवरेज। उसने बोला, मैंने लिख लिया। पंजाब तक सब लोग लिखने वाले हैं, मैं पंजाब का फजिल का डिस्ट्रिक्ट भी लिखने वाला हूँ। एक स्टेप आगे जाना, और कितना आसान है। पंजाब तक आप याद करो तो फजिल का भी याद ही रहेगा, कितनी बार रिवाइज करोगे, 2-3 बार में। और नहीं याद रहेगा तो बस पंजाब इशू लिख देना, अगर बाकी चीज़ों में तो एवरेज लिख ही रहे हो। ओके, ये पीडब्ल्यूडी को लेके मान लो नोट्स है मैंने इतनी, ये अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया कि जो भी पॉइंट, ये जो ब्लू में लिखा था ना, ये ब्लू में वो लिखा है जो मेरे 2023 के नोट्स हैं, कि बस पॉइंट्स लिख दिए मैंने। 2024 में क्या किया, जो पिंक वाली चीज़ें ये ऐड की है कि हर एक को लेके एक एक स्पेसिफिक चीज़, कम से कम 50% तो याद रहेगा यार, इतना करूंगा तो। ओके, ये जो मैंने समझाया बस उसका रिटन फॉर्मेट है बाद में, कि चोकिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन चोक करना है तो ऑस्ट्रैक, इंटरनेट सोशल मीडिया की बात है तो नेट ZDG, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात है तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, सिविल सोसाइटी की बात है तो स्वीडन मॉडल। स्वीडन में मैं मान के चल लिया कि सिविल सोसाइटी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मान लिया मैंने। ओके, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात है, फिर इन जनरल एजुकेशन की बात है तो जापानीज मॉडल लिख सकते हो। कितनी बार हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जापानीज लोगों के वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो एजुकेशन की वजह से, तो वहीं से उठा लिया। मैंने वेरीफाई भी नहीं किया कि उनका एजुकेशन अच्छा है कि नहीं है, बस डाल दिया कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती होगी उनके यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फिर अब लास्ट चीज़ है फ्रेमवर्क्स, ये बस लास्ट है। फ्रेमवर्क कहाँ काम आता है, जहाँ पे आप पे कंटेंट ही नहीं है, या फिर कंटेंट आपका बहुत कम है, 1 या 2 पॉइंट बताते हैं अब, लेकिन आप कंटेंट लिखना है, तो फिर आपको आप क्या है, फ्रेमवर्क से फिर चीज़ें उठाओगे, वहाँ से कीवर्ड्स उठा लोगे। तो फ्रेमवर्क्स और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं कि जो कि आपको कंटेंट नहीं पता होगा। 20 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, या फिर 7-8 क्वेश्चन तो होंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास फ्रेमवर्क तैयार थे तो आप अच्छा आंसर लिख सकते थे। ओके, मैं समझाता हूँ कैसे। अभी तक प्रेजेंटेशन और कंटेंट में किसी को इश्यूज है क्या, कोई डाउट? ओके, हाँ, जब डेटा कोड करते हैं तो ज़्यादातर रिव्यू आता है कि सोर्स के साथ, वो टेस्ट सीरीज वाले दे रहे हैं, इग्नोर करो, इग्नोर। अगर सोर्स पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो बिल्कुल या। ओके, मुझे तो ये तक बोला गया, मैंने कहीं पे लिखा कि लाइक मैंने वो न्यूज़पेपर से उठाया, तो मैं लिख देता था डैश करके इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, तो गोला कर देते थे कि ये क्या बात हुई, दिस इज नॉट अ वैलिड सोर्स, लिखो कहाँ से उठाएगा, इंडियन एक्सप्रेस ने कहाँ से उठाया। तो ऐसी बातें अगर मैं मानने लग गया, मैं यही करता रह जाऊँगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, जैसे मैंने अपने आंसर के सैंपल दिखाए ना आपको, वो जो मान लो ये सैंपल यही मैं लिख के आया हूँ वहाँ पे, और इस पर मार्क्स आए हैं, तो आप इसको ट्राइड एंड टेस्टेड मान सकते हो। ओके, फिर भी आपको सोर्स याद है अगर, तो सोर्स लिख दो, क्योंकि सोर्स लिखने से ये नहीं कि मार्क्स ज़्यादा मिलेगा,
मैंने बोला नहीं, आप इवेल्यूएटर को ये फील कराओगे कि मुझे बहुत स्पेसिफिक कंटेंट पता है। ओके, और एक चीज़ और बताता हूँ, आप हर चीज़ का सोर्स मत निकालना। आप एक काम करना कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ज्ञान देती हैं, जैसे WEF हो गया, या फिर UNEP हो गया। एनवायरमेंट की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पर UNEP ने कभी ज्ञान ना दिया हो। तो कोई भी चीज़ लिख रहे हो, एंड में जाके डैश करके लिख दो UNEP डेटा। कोई वेरीफाई करने नहीं जा रहा, वैसे भी तुम वेरीफाई कर भी लेगा तो उसने भी बताया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमें 1.5 डिग्री के ऊपर नहीं जाना है, ये बात आप लिख रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसका कहाँ से लिखूँ, कि किसने बोला, WMO ने बोला या किसने बोला। तुम लिख दो डैश करके UNEP, क्योंकि UNEP ने भी बोला होगा, ये बात की गारंटी है, क्योंकि हर चीज़ पे वो ज्ञान देता है। ओके, तो ये कर सकते हो। हाँ, आपका कोई डाउट दो। बहुत बारी कि पॉइंट्स जो हम लिख रहे हैं उनके बीच में एक फ्लो होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए जो मेरे आंसर में जाना चाहिए। वो चीज़ कैसे, वो समझ नहीं आया कि कैसे करते हैं। अभी तक मुझे ऐसा फीडबैक मिला नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप फ्लो रख पाओगे, क्योंकि जितना पॉइंट्स दूर दूर होंगे, जितना वो डिवर्स होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैं अगर आपको बोलूँ कि लाइक इस चीज़ की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और आप पहली बात बोलो कि पहले देखो लिखना चालू करो, ठीक है, फिर तुम सेकंड पॉइंट बोल रहे हो कि फास्ट लिखो, फिर तीसरी चीज़ बोल रहे हो कि साफ लिखो, फिर तीसरी चीज़ बोल रहे हो कि लिखने के बीच में ब्रेक भी लो, और फिर जिस दिन ब्रेक लिया उसके अगले दिन फिर से लिखो। अब मैंने लिखने के अराउंड से सारी बात कर रहे हो। आप मुझे कुछ और भी बताओ ना, आप मुझे बताओ कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करना है, या बताओ मुझे इवेल्युएट कहाँ से करवाना है, या फिर क्या मैं सेल्फ इवेल्युएट कर सकता हूँ, क्या मैं इंटरनेट में कौन से सोर्सेस यूज़ करूँ। जितना आप डाइवर्स बताओगे उतना आप मुझे ऐसा लगेगा मैं आपसे जान के आया चीज़ें, वरना मुझे लगेगा आपको एक चीज़ बताती और आप बाकी चीज़ें उसी से डराइव कर रहे हो। तो फ्लो का चिंता मत करो, जितना ज़्यादा वो डिवर्स पॉइंट होंगे उतना ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, अब फ्रेमवर्क की जहाँ तक बात आती है, फ्रेमवर्क से मतलब है कि तुमने पहले से प्री प्रिपेयर्ड चीज़ तैयार कर ली है, अब सवाल आएगा तुम यही उतार दोगे अगर तुम्हें नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में लिखा हुआ है कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिसी मेकिंग वगैरह ऐसा कुछ है, GS2 में लिखा हुआ है। अब अगर तुमने हर पॉलिसी का तुम तैयार करने लगो, मान लो हेल्थ केयर की पॉलिसी का क्या इशूज़ हैं, और डिज़ाइन में क्या इशूज़ हैं, इंप्लीमेंटेशन में क्या इशूज़ हैं। सिमिलरली फिर हेल्थ केयर का देख रहे हो तुम, एजुकेशन का देख रहे हो तुम, इंटरनल सिक्योरिटी का देख रहे हो, फॉरेन पॉलिसी का देख रहे हो, तो इससे तो कितने सारे नोट्स हो जाएंगे, और उसके बाद भी कुछ बाहर का ही पूछ लेगा, वो कोई अलग ही पॉलिसी पूछ लेगा, उसकी इशूज़ क्या हैं। तो उससे अच्छा तुम डिज़ाइन के कुछ स्पेसिफिक इशूज़ निकाल के रख लो जो कि हर पॉलिसी पे चलेंगे, और इंप्लीमेंटेशन के कुछ इशूज़ निकाल के रख लो, और इन दोनों का फिर वे फॉरवर्ड निकाल के रख लो, एक टेम्पलेट। ओके, अब कोई भी पॉलिसी आएगी आप वो इस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस साल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे बस आपको फ्रेमवर्क पता हो तो आप उन दोनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और ये कितना आसान है, एक ही फ्रेमवर्क से इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिमिलरली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे आपको, मैं दिखाता हूँ, लेकिन उनसे क्या है, बहुत सारा सिलेबस कवर हो रहा होता है। और कहाँ काम आते हैं, जहाँ पे नहीं आता है वहाँ तो काम आ ही रहे हैं फ्रेमवर्क्स, जहाँ पे आपको कम पता है वहाँ भी काम आ रहे हैं। जैसे मैं आपको पूछूँ कि NCST का क्या काम है, NCST क्या करता है, क्यों, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको 2-3 चीज़ें तो याद आएंगी कि मतलब शेड्यूल NCST है तो शेड्यूल ट्राइब्स है, हमारी जो ट्राइब्स हैं उनकी वो वल्नरेबल सेक्शन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। फिर आप कहोगे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर भी कुछ कुछ तो करता है, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, 1-2 पॉइंट याद आएंगे, फिर आप कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा आप एक टेम्पलेट बना के रख लो, पहले आप स्पेसिफिक लिख दो जो आपको याद आए 2 से 3, उसके बाद वही चालू हो जाओ। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैंने बोला नहीं प्रेजेंटेशन में कि शुरुआत वाले पॉइंट स्पेसिफिक होने चाहिए, तो वो स्पेसिफिक भी हो गए, डिमांड मीट हो गई, उसके बाद आपने एवरेज चालू कर दिया, और जो चेक कर रहा है वो देखेगा स्पेसिफिक भी लिखा है और ज़्यादा पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो वो ओवरऑल मार्क्स अच्छे देगा। ओके, अब जो फ्रेमवर्क्स में से डिज़ाइन इशू में मैंने लिखा हुआ है कि जब भी पॉलिसी की डिज़ाइन होती है तो लैक ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, जो कि ट्रू है। कौन सी पॉलिसी हम लोग बहुत ज़्यादा एविडेंस और कलेक्ट करके और डेटा कलेक्ट करके बनाते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ पर चल जाएगी। सिमिलरली कि मायोपिक विजन रहता है कि कोई भी पॉलिसी हम इतना ही सोचते हैं कि 3 से 4 साल, अगले 3 से 4 साल क्या होना है इसका, हम 20-30 साल की सोचते ही नहीं है। एजुकेशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हम लोग बहुत ही लिमिटेड सोचते हैं। तो मायोपिक विजन, स्टेक होल्डर्स नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि सब लोग को नहीं पूछा नहीं हमने सबसे डिज़ाइन बनाते वक्त, डिज़ाइनिंग के वक्त। ऐसे मैंने इतने बेसिक मतलब 6 चीज़ें निकाली जो कि 6 अलग अलग हैं, और ऐसे मैंने ये डिज़ाइन के निकाले हैं। सिमिलरली मैंने इम्प्लीमेंटेशन के निकाले हैं 5 अलग अलग, और फिर मैंने मेजर्स क्या कर सकते हैं वो निकाल के रख लिए, मैंने नोट्स में रख लिया था। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैं इन्हीं लाइन्स पे सोच लूंगा अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता है। ओके, जिसके बारे में पता है, जैसे PDS हो गया जो होनी है, जो हम लोग कहते फ्री राशन देते हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, तो PDS में क्या इशूज़ हैं वो तुम लोग नोट्स बनाओगे, क्योंकि सिलेबस में दिया, अभी नहीं बनाया तो बाद में बनाओगे, तो उस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं स्पेसिफिक लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है। लेकिन मुझे कोई ऐसी पॉलिसी पूछ ली जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, जैसे ड्रोन दीदी स्कीम पे आ गया कि व्हाट आर द मेजर इशूज़ इन द ड्रोन दीदी पॉलिसी या ड्रोन दीदी स्कीम
एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। अब आप सोचोगे तो बहुत कम आपको याद आएंगे, आपको एक दो स्पेसिफिक याद आ पाएंगे कि क्या इश्यूज है कि यार ड्रोन दीदी, लोगों को पता ड्रोन ही नहीं पता है लोगों को तो कैसे चलाएंगी, या फिर विमेन का सोशल उनको अंदर रखा जाता है घरों में तो वो बाहर जाके कैसे काम करेंगी गाँव में। आपको एक दो चीज़ें याद आएंगी, उसके बाद आप क्या करोगे कि फिर या तो आप छोड़ दोगे उतना या फिर बहुत ही बेकार पॉइंट लिखोगे। इससे अच्छा आप यहाँ से चालू कर दो फिर कि यहाँ पे अब ये है कि विदाउट अप्रोप्रिएट ग्राउंड डेटा, तो ऐसा आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, स्कीम हैज बीन मेड विदाउट कलेक्टिंग द ग्राउंड डेटा अबाउट हाउ मेनी वुमेन नोज ड्रोन्स और हाउ मेनी वुमेन्स आर इन्वॉल्व इन रोबोटिक्स। कुछ भी इसको ही मॉडिफाई कर दो, सिंपली मायोपिक विजन है तो लिख दो मायोपिक विजन है, कल को ड्रोन्स की जगह कुछ और आ जाएंगे, देन व्हाट विल वी डू। या फिर ड्रोन से भी तो लिमिटेड चीजें आप कर सकते हो ना, आप फार्म पे ऐसे तो नहीं सारी चीज कर सकते हो, फार्म को अगर प्लाव करना है तो उसके लिए तो ट्रैक्टर ही आएगा। तो वो मायोपिक विजन है कि बस अभी का काम हो जाए, अभी इनको कोई कहीं जॉब मिल जाए और थोड़ा बहुत ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को छिड़क पाए, आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे उस पॉइंट उस पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन पॉइंट्स आपके काफी सारे आ जाएंगे कि स्टेक होल्डर्स वर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। कुछ ना कुछ तो होगा कि जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपने सबसे पूछ के ये स्कीम निकाली है, हो सकता है इसका फायदा केवल एलीट सेक्शन ऑफ रूरल वुमेन ले जाएं और जो लोअर हायरकी में, या फिर वहाँ पे भी कास्ट डिवाइड चालू हो जाए कि जो हायर कास्ट की हैं वो लोग, सो कॉल्ड हायर कास्ट के हैं, वो वही लोग यूज कर पा रहे हैं और बाकियों को एक्सेस नहीं हो रहा है। तो आपने क्या सबसे स्टेक होल्डर कंसिडरेशन लिया। सिमिलरली आपने ये एलीट बायस, जैसे मैं लिखता हूँ एलीट बायस एंड आइवरी टावर थिंकिंग, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि ड्रोन दीदी स्कीम से बेटर है कि आप एसएचजी बैंक लिंकेजेस पे फोकस करो, क्योंकि ये तो ड्रोन दीदी के नाम से लगता है कि आइवरी टावर थिंकिंग है। आइवरी टावर थिंकिंग का मतलब आपने ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर लिया कि ग्राउंड पे क्या होना चाहिए विदाउट हैविंग द एविडेंस। तो इन सब से क्या होगा, आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे और आपको इतना दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसको कैसे मैं मॉडिफाई करूँ। फिर आप इंप्लीमेंटेशन वाली चीज़ों लिखोगे कि ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी है कि इंप्लीमेंट होते होते 5 साल लग जाएगी, है ना। हो सकता है किसी किसी गांव में इंप्लीमेंट हो गया लेकिन वहां आज तक कभी ड्रोन ही नहीं आया, ऑन पेपर ड्रोन दीदी स्कीम चल रही है। तो करप्शन होगा, हो सकता है कि आपने इतने सारे, आप उसमें स्कीम में क्या हो रहा होगा कि ड्रोन्स प्रोक्योर किए जाएंगे, वुमेन को ट्रेन किया जाएगा, हो सकता है वो लोग ऑन पेपर दिखाने की ट्रेनिंग हो गई है लेकिन रियल में हुई ना हो और दिखाने की इतना खर्चा हो गया, तो करप्शन तो कहीं भी हो सकता है। तो करप्शन है हमारे इंप्लीमेंटेशन के इशूज में, इनको याद कर लिया तो आपकी लगभग सारी पॉलिसी सॉर्ट हो गई। ओके, इस तरह से आप फ्रेमवर्क्स बना सकते हो और फ्रेमवर्क खुद ही से बनाने होंगे। एक चीज आपको, वो एक ही जो फ्रेमवर्क है वो आपको 1000 जगह यूज हो रहा होगा और ऐसे आप जब आंसर्स लिखोगे ना तो आप ढूंढ लोगे कि कहाँ कहाँ पे फ्रेमवर्क्स आप बना सकते हो। जैसे एक ये चीज हो गई। सिमिलरली कभी आप किसी भी वल्नरेबल सेक्शन के बारे में लिख रहे हो कि क्या इश्यूज हैं, तो आप उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लो क्या सभी वल्नरेबल सेक्शन में कुछ चीजें कॉमन है, जिससे सोशल एक्सक्लूजन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट उनका कम रहता है, ओके, जनरेशनल वेल्थ नहीं होती है, इन जनरल लैंड होल्डिंग भी नहीं होती उनके पास। आपने अगर ये कॉमन पॉइंट्स लिख लिया, अब मान लो किसी भी वल्नरेबल सेक्शन की बात कर रहा है, मान लो वो ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है, ओके, मान लो वो विडोज की बात कर रहा है, वो ट्राइबल लोगों की बात कर रहा है, तो फिर आप ये पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो सभी में। ये पॉइंट्स सब लिखो जब आपके स्पेसिफिक खत्म हो जाए, 2 से 3 ही आएंगे आपको, उसके बाद 4 से 5 ऐसे वाले लिख दो, तो वो ओवरऑल 7 से 8 पॉइंट बन गए, सारे अलग अलग हैं और आंसर ओवरऑल अच्छा लगेगा। ओके, ये मैंने बनाया था इंटरनल सिक्योरिटी में, ये हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। इंसर्जेंसी का क्वेश्चन हो, कश्मीर का क्वेश्चन हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हो, खालिस्तान का हो, सभी में अगर वे फॉरवर्ड आएगा तो मैंने सोच रखा था डाइडिल, ये वाला मैंने 2023 में बनाया था और मुझे 2024 में भी सेम ही काम आ गया, नया नहीं बनाना पड़ा। कि डी से मतलब है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाओ, आई का मतलब है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा है आंसर, क्योंकि ये आंसर मैं चाह रहा हूँ कि बुरा ना लिखूं। फ्रेमवर्क आप वहां यूज कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत बुरा आंसर लिखने वाले थे, बस आप उसको कैसे भी अबव एवरेज तक लेके जाओगे, और कंटेंट आपका जहां यूज हो रहा है वहां पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर लिखो। इस तरह से अप्रोच करना है। ओके, आई से इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट करवाओ, डी से ड्रग्स, जहां पे ऐसी जगहों पे देखना ड्रग्स का इशू बहुत होता है जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, क्योंकि वो नार्को टेररिज्म वाली चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर आई से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाओ, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में क्या कर रहे हैं हम, या फिर कश्मीर में क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं। फिर आई से इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड कराओ और एल से लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस करवाओ। अब ये है कि इतना सारे चीज आप किसी भी चीज को लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स मिल जाएंगे, और ये तब है जब आपको याद नहीं आ रहे हैं, स्पेसिफिक याद आ रहे हैं तो पहले वो लिखने हैं। तो फ्रेमवर्क्स एक तो, हाँ, अब क्या होगा, फ्रेमवर्क से तुम्हें फायदा भी क्या होता है कि तुम कीवर्ड्स को रिकॉल करना आसान हो जाता है। अब मैंने डाइड इल लिखा, तो डाइड इल में मुझे कुछ भी ना चाहूँ तो भी मुझे डी से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आई से इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये से डी से ड्रग्स एंड नार्को टेररिज्म, ये सब कीवर्ड्स तो याद हुई, अपने आप आंसर में निकलेंगे, भले ही मैं बिठा ना पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन ये फ्रेमवर्क आता है इसलिए मेरे कीवर्ड्स तो एटलीस्ट निकल जाएंगे और कीवर्ड्स को मैं बॉक्स कर दूंगा। ओके, तो आपका अबव एवरेज आंसर तो रखा ही हुआ, आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा आंसर भी बना सकते हो, व्हेन यू हैव नो कंटेंट देन ऑल्सो। और क्या, इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फ्रेमवर्क से मुझे ये फायदा था कि अब मान लो पॉलिसी वाला मैंने आपको दिखा दिया,
अब मुझे ये है कि पॉलिसीज़ को लेकर मैं चिंता नहीं करता था। कभी कभी कोई जो लोग साथ में मेंस की तैयारी करते थे वो कहते थे यार वो वाली कड़ी है, वो इस साल न्यूज़ में बहुत रहा है ये वाली पॉलिसी, या फिर इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल बहुत न्यूज़ में रहा था, पढ़ लिया क्या तूने? अब मैंने बोला मैंने तो यार नहीं पढ़ा यार, मतलब अभी टाइम भी नहीं, कहाँ से पढ़ूँ, ऐसी 8-10 चीज़ें कोई लोग गिना देते थे। तो मैं बस मुझे वो पता था कि मेरे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ मुझे पता है, कुछ भी आएगा इसी लाइन पे लिख दूंगा, बस मुझे उसमें मार्क्स खींचने हैं जितने मिल जाए। तू पढ़ और तू उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट लिखना, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। ओके, और कितना तुम तैयार कर लोगे, हर पॉलिसी तो तैयार नहीं कर पाओगे ना। तो इससे कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, आपको डर नहीं लगेगा एंड तक। और तीसरा है कि ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख पाओगे। क्यों, ये कोई इंसान 3 से 4 लिख रहा है, आप 7 से 8 लिखोगे, क्योंकि 3 से 4 तो आपके पहले से तैयार थे, 3 से 4 आपने सोच लिए, वहाँ पे हो गया। ओके, अभी NCST का था। NCST का जैसे मैंने बताया कि ये सब उसके कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपको 1 ही 2 याद आ पाएंगे एग्जाम में, या 3 याद आ गए। उसके आगे आप क्या लिख सकते हो, जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया था, और ये फ्रेमवर्क काम करता है NCSC पर भी, NCST पर भी, NCBC पर भी, NHRC पर भी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पर भी, हर एक पर काम करेगा ये, क्योंकि इन सब कमीशन का ऑलमोस्ट एक ही काम होता है। और वो मैंने ऐसे याद किया स्क्रिपल नाम से। स्क्रिपल, एस का मतलब है कि सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स। सी से हो गया कंप्लेंट, में कंप्लेंट्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं ये सब। आर से रिकमेंड मेजर्स करते हैं फॉर द इफेक्टिव सेफगार्ड्स, जो जिस चीज़ को लेके, NCBC है तो बैकवर्ड क्लास को लेके करेगा। फिर आई है तो इन्वेस्टिगेट करेगा लीगल इनटू द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। पी से है कि तो पार्टिसिपेट करेगा पॉलिसी मेकिंग में। ए से एनुअल रिपोर्ट्स निकालेगा, ये भी पढ़ते हैं हम लोग, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, है ना। और एल से हो गया कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग भी देखता है कि जो अगर NCST है तो शेड्यूल ट्राइब को लेके जो भी लॉ बने उसके इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। और एल, और फिर हो गया पावर्स ऑफ सिविल कोड, मैंने बाद में ऐड किया होगा, इसमें बैठ नहीं रहा था। तो स्क्रिपल, अब मुझे कुछ कभी भी सवाल आगे किसी भी बॉडी का, मुझे चिंता ही नहीं करनी, NCW हो चाहे नेशनल कमीशन, किसी भी चीज़ का, NHRC हो, और या फिर इसके अलावा कोई अजीब सी बॉडी पूछ रखी हो और नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो सेफ गार्ड करते होगी वल्नरेबल सेक्शन के बारे में, या फिर नेशनल, ऐसा समझ लो। मान लो ये सब मैंने तैयार किया, लेकिन अचानक से आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पर क्वेश्चन आ गया, तो भी मैं इनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो निकाल ही लूंगा। स्पेशल कोड तो कुछ ना कुछ बनाता ही होगा ये भी, और इन्वेस्टिगेट कंप्लेन करता ही होगा। तो पॉइंट्स कितने सारे बन गए, और ये तब बन गए जब 2-3 आपको पहले से पता होंगे, 2-3 तो आप मतलब वहाँ सोच लोगे, इतना सबका दिमाग चलता है। और जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात आ गई तो वहाँ पे आप फिर एग्जाम्पल भी थिन एयर से निकाल सकते हो। आप अगर सोचोगे रिसेंट में क्या हुआ कि जो कोचिंग्स एडवर्टाइज कर रही हैं बिना मतलब कि ना, आप बिना परमिशन लिए, उनको लेके CCPA ने एक्शन लिया था, तो आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। अभी अभी मुझे बोलते बोलते याद आया। अब आपने ये चीज़, आपको अगर याद आ गया कि मेंशन कर सकते हो, तो पहला पॉइंट ही ऐसे लिखो जिसमें मेंशन कर सकते हो, ताकि फ्लो में ऐसा दिखाई दे कि ये पहली देखो कितना स्पेसिफिक लिखा है। एक और कोई बढ़िया से लिख दो, उसके फिर ऐसे लिख दो कि ये देखो अवेयरनेस फैलाते हैं, और ISI मार्क को लेकर बचपन में कितना सुना है कि ISI मार्क होना चाहिए हर चीज़ पे, तभी खरीदो। और फिर उसके बाद ये सब चालू कर दो, एवरेज पॉइंट्स, और लिख दो कम से कम 7 से 8 9 पॉइंट, क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो फ्रेमवर्क्स यहाँ पे काम आते हैं। अब ये कभी भी मुझे ये वाले क्वेश्चन बहुत अजीब लगते थे कि एशियन हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता था कभी कभी कि उस समय की चोला एम्पायर की सोसाइटी के बारे में बताओ, या फिर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे वुमेन की कंडीशन क्या थी, या कुछ भी ऐसे करके पूछ रखा है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार कैसे याद करूं। फिर मैंने सोचा कि आज से पिछड़े हुए लोग थे, ये बात तो पक्का है ना, मतलब हर चीज़ में नहीं, लेकिन सोशल में देखोगे तो इनइक्वलिटी ज़्यादा थी, पॉलिटी में भी हायरकी थी, ये सब था। और मैंने ये बना लिया था प्यू स्कार, कि मैं उसका एक पॉलिटिकल कोई कमेंट्री कर दूंगा उस चीज़ को लेके कि चोला के टाइम पे क्या था या गुप्ता के टाइम पे क्या था, ई को लेके इकोनॉमिक लाइफ बता दूंगा, और बोल दूंगा कि पेस्टोरल था और थोड़ा बहुत एक ट्रेड होता था, होता ही होगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत ट्रेड, लेकिन उस टाइम पे टीवी तो नहीं थी, तो मैं नहीं लिखूंगा इकोनॉमिक लाइफ में। ओके, W से कंडीशन ऑफ वुमेन क्या थी, आज से तो खराब होगी, वो मैं मेंशन कर दूंगा। केवल ऋग्वेदिक टाइम के अलावा बाद में देखोगे तो डिक्लाइन ही हुआ है वुमेन की कंडीशन, तो आप वो लिख सकते हो, तुक्का मार दो। सिमिलरली ऐसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और ईविल्स पक्का होंगे। ओके, वहाँ वो भूत प्रेत भी मानते होंगे, ये भी लिख दो। ईविल्स मैंने इसलिए लिखा हुआ है। सी का मतलब कि कल्चरल में क्या, कोई एक चीज़ लिख दूंगा कि वो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे और टेम्पल्स के अराउंड बहुत ज़्यादा अपने फेस्टिवल टाइम पे या फिर हार्वेस्टिंग टाइम पे फेस्टिवल मनाते थे, ये कॉमन प्रैक्टिस था इंडिया का। ए से है कि आर्ट लिटरेचर क्या था उनका, और आज से रिलीजन या रीजन, इनमें से जितने याद आ गए उतने लिख दूंगा, और अच्छा आंसर बन जाएगा। ऐसा तो बन जाएगा कि बगल वाले से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। ओके, इसलिए फ्रेमवर्क्स तैयार करने हैं। कितनी बार तो क्वेश्चन आ गया इतनी अजीब अजीब चीज़ों का कि मिडिवल टाइम में टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या था, ऐसे क्वेश्चन। अब टेम्पल का सिग्निफिकेंस तो हमेशा से सेम रहा है, अब मिडिवल टाइम में क्या था ये मैं कैसे पता करूं, या फिर मैं वहां पे सोचूंगा कैसे इस बात को। और ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3-4 बार आ चुका था कि ऐसे एक बार आया था कि बुल जो होता है या फिर जो एम्बलेम पे शेर बना, ऐसा कुछ आया था आई थिंक, कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या था ऐसे करके अशोकन टाइम में, ऐसा कुछ शायद से आया हुआ है। तो उसमें फिर मैंने टेम्पलेट बना लिया जो साइड में लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ XYZ, कुछ भी पूछ रखा है तो सिग्निफिकेंस ऑफ जो भी चीज़ की पूछी है वो मैं दिखा दूंगा। F से है कि कोई फंक्शनल पर्पस होगा उस चीज़ का आई थिंक,
वो हो सकता है वाटर, शेल्टर, वर्शिप, एजुकेशन या लोन्स, किसी एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होगा, हो सकता है सबके लिए हो रहा हो। टेम्पल के लिए तो मैं सब कुछ लिख दूंगा, टेम्पल में वाटर टैंक होता था, शेल्टर के लिए यूज़ करते होंगे जब बाढ़ बाढ़ आ गई, या फिर वर्शिप तो करते ही थे, तो वो लिख दो। फिर उसके बाद लिखो कि उनकी ये कल्चरल आइडेंटिटी थी, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ बनाई होगी। फिर लिख दिया मैंने कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन भी करते थे, क्योंकि आपने देखा टेम्पल्स पे कुछ बाहर लिखा होता है या चित्र बने होते हैं, तो वो क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को। फिर कि सोशल गैदरिंग का स्पेस था वो, यहाँ पे इंटरेक्शन, डांस, म्यूजिक और मैरिज होती होंगी कौन जाके चेक कर रहा है कि नहीं हुई होगी। ओके। और सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री थी कि वुमेन या कास्ट पे, क्योंकि इन जनरल भी आप देखोगे पेंटिंग्स जो बनी होती थी उसमें दिखाते थे कि मैन क्या कर रहा है, फीमेल क्या कर रही है, स्टेटिफिकेशन है कि नहीं है। अब ये चीज़ भी हर चीज़ पे बैठ रही है। हिस्ट्री की कोई भी चीज़ पूछेगा मैं यही बताऊंगा। फिर टेम्पल के बारे में पूछे, वो स्तूपा पूछे मुझसे, या कोई और चीज़ पूछे, कोई पिलर पूछ लिया उसने, मेरे को रोड पूछ ली, तो यही सब लिख दूंगा। तो फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क्स बनाने में ना मजा आता है। आप लोग कभी बनाओगे ना, तो आप बैठ के सोचोगे, फिर चैट जीपीटी को पूछोगे, फिर किसी और को पूछोगे, और फिर आपको जब 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे तब आप उसको लिखोगे, और लिख के फिर उसमें आप कॉम्बिनेशन बनाओगे कि इसका मैं क्या बनाऊं जिससे याद रहे। जैसे मैंने स्क्रिपल बनाया तो स्क्रिपल वर्ड याद रहेगा, तो ये बनाने में भी मजा आता है, एक मतलब फन एक्टिविटी है देखा जाए तो। ये मतलब मैंने फ्रेमवर्क्स में डाल दिया कि आप कुछ कोट्स भी डाल दिए थे मैंने कि ये आएगा तो यही डाल दूंगा। ये फ्रेमवर्क्स का पार्ट है कि जब कि अगर किसी पे बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया, लेट से नक्सलिज्म पे बहुत अजीब क्वेश्चन आ गया, तो मुझे कुछ पता तो है नहीं, एटलीस्ट मैं कोट ही अच्छा लिख दूं यार, तो इंट्रोडक्शन में कोट से कर दूंगा, वही है। तो फ्रेमवर्क्स का मतलब है जहाँ नहीं आता है वहाँ कैसे टैकल करना है। ये मेरे फ्रेमवर्क्स ही हैं वुमेन को लेके। वुमेन को आपको वुमेन के बारे में बताना है, क्या इश्यूज बताने हैं या जो भी चीज़ बतानी है, कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं हम वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने में। तो ऐसे आप बैठे बैठे याद करोगे तो कम आएंगे। क्योंकि फिर मैंने इसका बना दिया कि टाइम में उसका डिमेंशंस दिखा दो, और स्पेस में। टाइम में क्या कि वो फीटस, वो जो फीमेल फिटिसाइड होता है, फिर चाइल्ड में उसको कैसे हेल्प कर सकते हो आप, या ये क्या इशूज़ है, फिर टीन में क्या इशूज़ है, मैरिज को लेकर क्या इशूज़ है, वुमेन मदर को लेकर, मदर बनती है तब क्या इशूज़ हैं, केयर गिवर और फिर ओल्ड, तो इन सब में क्या क्या इशूज़ हैं टाइम के हिसाब से था। इन पे तो वहाँ से लिख सकते हो, तो इतने सारे पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, और हर एक दो इशूज़ बता दो। या फिर स्पेस के हिसाब से भी बता सकते हो कि जब वो उसका डिजिटल स्पेस में क्या उसको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ओके। फिर उसको रूरल अर्बन की, रूरल में क्या इशूज़ हैं, अर्बन में क्या इशूज़ हैं, रीजनल वेरिएशन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से उनको परसीव किया जा रहा है, फिर डोमेस्टिक में क्या इशूज़ हैं, और वर्क प्लेस पे क्या इशूज़ हैं। तो ये सब टेम्पोरल हो गया, वो टेम्पोरल नहीं स्पेशियल हो गया, वो वाला टेम्पोरल हो गया। जो भी मन करे जिस पे बैठ रहा है उस पर आप बना सकते हो। ये पीयूष का फिर से वही डाला हुआ है। ये बस ये फ्रेमवर्क्स ही हैं, आप लोग अपने बना सकते हो। फिर से अब ये वाला चीज़ जो आपको शायद ज़्यादा सेंस बना रहा होगा, जो मैंने शुरुआत में दिखाया था कि 3 चीज़ों की ज़रूरत है, तीनों चीज़ अगर आपकी सॉर्टेड हैं तो आप सिंगल डिजिट के रैंकर हो। यूँ मान लो मेरा ये प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक सॉर्टेड था, और कंटेंट में मैंने वर्क किया था जितना हो पाया, तो मुझे भी एक ठीक रैंक मिल गई। आप लोग कोशिश करना कि प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, और कंटेंट आपको बेसिक उतना तो तैयार करना ही पड़ेगा, जो मैंने 3 स्टेप का पिरामिड दिखाया 2 स्टेप तक। तीसरे स्टेप पे तब जाना जब ये दोनों सॉर्टेड हो। ऐसा ना हो कि कंटेंट बहुत स्पेसिफिक है लेकिन लिखते ऐसा हो कि दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ, तो पहले वहाँ काम कर लो। वो काम करना आसान भी है, और वहाँ पे आपका ज़्यादा मार्क्स मिलने की इंप्रूवमेंट है। जब आपके ये दोनों सॉर्टेड हो जाए, प्रेजेंटेशन और फ्रेमवर्क्स, तब आप कंटेंट का वो जो 3rd लेवल है उस पर जाना। ओके। बाकी प्रीलिम्स ऐसे इंटरव्यू, प्रीलिम्स में मुझे अभी भी डर लगता है। ऐसे में मेरे मार्क्स इंप्रूव ज़्यादा हुए नहीं, 102 से 108 हुए हैं, तो मुझसे अच्छा तुम उनसे पूछो, इनके 120 130 रेगुलरली आते हैं। और इंटरव्यू में भी मेरा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, 175 था फिर 173 हुआ, तो वो बुरे नहीं है, अच्छे भी नहीं है, एवरेज मार्क्स है। ओके। GS 1 2 3 4 जो मुझे लगता था बता सकता हूँ। अब ये हाईलाइट जो मैंने किया है ना, यहाँ पे आपको 3 कलर के हाईलाइट्स दिख रहे होंगे। ये पेपर है 2024 का GS 1 का, जिसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है येलो और ऑरेंज, वो दोनों पार्ट ऐसे हैं। येलो वाला पार्ट वो है जो कि मेरे नोट्स में एज इट इज था, जो कि सिलेबस या PYQ या किसी टेस्ट में बहुत ज़्यादा बार आता है उनमें से था, जो नोट्स में मेरा तैयार था। तो जो येलो से दिख रहा है आपको GS 1 में जितने भी मैंने हाईलाइट की, ये था कि स्पेसिफिकली आप मेरे नोट से उठ के आए एज इट इज। ओके। जो ऑरेंज वाला पार्ट है वैसा था कि आपके फ्रेमवर्क्स तैयार होंगे तो हो जाएगा आपका वो टैकल, और मतलब उतना काफ़ी था अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और इसके अलावा जो बचे उनमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि वो मेरे प्रिपेयर नहीं थे, वो मैं अपने वहीं पे जो भी मुझसे हो पाया मैंने किया। और जो ब्लू हैं वो थे जो कि वैसे भी प्रिपेयर कोई नहीं कर सकता है, मैं नहीं कोई भी नहीं कर सकता, तो ब्लू वाले को लेके बुरा मानना नहीं है। बाकी दोनों से मैंने कलर मैंने बताई दिया कि ये आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है। तो बचे कितने देखो, 4th बचा, 14 15 16 19 20, यानी कि 6 क्वेश्चन बचे। केवल 6 ही क्वेश्चन थे 20 में से, जो कि आपको वहीं सोचना पड़ेगा और थोड़े कठिन की कैटेगरी में आते हैं, वरना ब्लू वाले वैसे ही कोई नहीं कर सकता तैयार, तो उसको लेके दुख नहीं कर सकते, और बाकी आपको करके जाना है। तो आप अगर प्रिपेयर करके जाते हो तो यू आर इन अ वेरी बेटर पोजिशन व्हेन इट्स कम टू मेंस कंपटीशन। ओके। क्योंकि मेंस में ज़्यादातर लोग क्या करते, कंटेंट ही तैयार नहीं किया है,
और या फिर फ्रेमवर्क तैयार नहीं है, तो वो लोग तो कहते हैं 4 से 5 ही सवाल होते हैं जो यार आते होते हैं, बाकी तो फिर खुद ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, देख लो आप खुद। और अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दो द ग्रेट चोलास आर नॉट मोर, ये वाला इसमें लिखा है कि चोलास का हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस पर कॉमेंट करना है। तो क्या पूछा, चोलास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, सिलेबस में क्या लिखा है ना, सिलेबस में GS1 का पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एंशियंट एम्पायर्स वगैरह हुए हैं उनका आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ये 3 आपको प्रिपेयर करना है, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। अब आपने अगर मेजर एम्पायर्स का आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के नोट्स बना दिए कि चोला का क्या क्या था, सिमिलरली गुप्ता का क्या क्या था, मौर्यन का क्या 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 था, अगर आपने बना रखे तो ये वाला क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाता है। उसमें से केवल आर्ट और आर्किटेक्चर पूछा है, लिटरेचर तो उसने पूछा भी नहीं है। अब ये चीज़ मेरे नोट्स में एज इट इज थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो चोला के नोट्स हैं, ये चोला के नोट्स हैं, आर्किटेक्चर, आर्ट और लिटरेचर। उसने मेरे को आर्किटेक्चर और आर्ट पूछा है। ये जो पॉइंट्स हैं, अब इसी एक एक पॉइंट को मैं 3 लाइन में लिखूंगा। यहाँ पे स्कल्पचर में मतलब इतनी चीजें, ये चीजें, इनको मैं आराम से 3 पेज भरने के लिए इतना कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि आप केवल ये थोड़ा लिख के आ जाओगे कि नटराज या फिर केवल नंदी और सिंगोल नहीं लिख के आओगे, आप थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन भी करोगे वो क्या है, किस चीज का बना है, तो आप इससे आराम से 3 पेज भर सकते हो। मेरा आखिरी तक भर गया, तो मुझे कंक्लूजन लिखने की जगह नहीं बची थी। ओके, तो आपके कंटेंट तैयार हो कितना आसान है। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ, ये था 15 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ पा रहे हो, थोड़ा जूम करता हूँ, टू पढ़ने में आ रहा है। इसमें इसमें क्या पूछा है, आर्ट एंड लिटरेचर, क्या नहीं पूछा है, आर्किटेक्चर। तो आपने अगर तीनों तैयार किए होते तो ये भी हो जाता, ये 10 मार्कर है। 25 मार्क्स का तो ऐसे ही रखा हुआ है। और ऐसे मैं आपको इतनी चीजें दिखा सकता हूँ, जो सिलेबस या सिलेबस PYQ और जो मैंने तीसरी चीज बताई, ये तीनों आप तैयार करके रखोगे तो एज इट इज, सोचना नहीं पड़ रहा वहां पे। इनमें तो टाइम भी नहीं जाता ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि सोचना नहीं पड़ा, लगातार छाप के आ गए। ओके, अब ये देखो, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। अब बोल रहा है कि सोसाइटी मुझे एनालाइज करनी है ऋग्वेदिक और टू लेटर वैदिक। तो इसका मतलब मैं जो ऋग्वेदिक है, इसकी मैं पहले सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर वैदिक के बारे में बताऊंगा। मैंने भी क्या दिखाया, पीयूष, उसमें सब कुछ कवर हो रहा था, सोसाइटी प्लस इकोनॉमी। उसके अलावा भी कुछ याद आ जाए तो वो भी लिख दो, और हर एक पे एक एक पॉइंट लिखते चले जाओ, क्योंकि ये तो लोगों ने पढ़ा होता है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होता है। तो ये 10 मार्कर भी रखा हुआ था एज इट इज। एक पेज पे तुम लिखोगे ऋग्वेदिक का, एक पे लिखोगे वैदिक लेटर वैदिक का, और दोनों पे तुम लिखोगे 7-8 पॉइंट्स, क्योंकि तुम पे फ्रेमवर्क तैयार था, बाकी लोग लिखेंगे 3 से 4 पॉइंट्स। ओके, मतलब ये सब हाईलाइटेड, आप समझ ही रहे होगे कि हाईलाइटेड कितना ये है कि ये सब मेरे नोट्स में था या फिर फ्रेमवर्क्स में था। और ब्लू वाला ऐसा है जो कि वैसे भी किसी को नहीं आता था, उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये वाला 8 वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करता हूँ। 8 वाला क्वेश्चन, अभी आपको लग रहा होगा कि जो मैंने बताया उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप सोचो, आपको अगर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क तैयार है और मेंस के टाइम पे जो प्रैक्टिस की है और जो पढ़ाई की है, उसके बाद ये आंसर इतना हलवा लगेगा, और आप 3 से 4 मिनट भी नहीं लोगे इसको लिखने में, बहुत आसानी से जल्दी से खत्म भी कर लोगे, बहुत सारे पॉइंट्स के साथ। ओके, तो वो करना इतना जरूरी है। अब ये देखो, एक ही वाला, और इसी पेपर में अभी मैं GS1 ही चल रहा है, GS1 में 18 वाला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड जूम हो रहा है, 18 वाला दिख रहा है, पूरा पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। पढ़ लिया। इनका ये कहना है कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है वो अभी भी फुल बेनिफिट्स नहीं ले पा रहा, जो भी अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं। तो मोटा मोटा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इश्यूज बताओ। इश्यूज क्या होते हैं, डिजाइन के होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के होते हैं, वही लिखना है। एक ही पेपर में एक ही फ्रेमवर्क पे 2 क्वेश्चन, और ये केवल GS1 चल रहा है अभी तक। ओके, तो इसीलिए अब ये मैंने GS2 है, मैंने बस हाईलाइट इसलिए किया है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसा ना लगे कि यार आप लोग जब घर जाओगे फिर आप देखोगे पेपर में तो वो सब चीज़ें नहीं है जो कि सिलेबस में पूछी जाती हैं, लेकिन घुमा फिरा के वही चीज़ें हैं। अगर आपने उसको डीपली पढ़ रखा है, फ्रेमवर्क तैयार कर रखे हैं, तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। फिर आप उसको उस नज़र से देखते हो कि ये कहाँ बैठ रहा है जो मैंने पढ़ा है नोट से, और बैठ रहा है तो वहीं से उतारोगे। अब देखो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेमवर्क की बात करूँ, मतलब इसमें क्या, सारे फ्रेमवर्क तो मैंने दिखाए नहीं है, तो वो कहीं और से हो रहा होगा। जैसे ये हो गया, ये IR को लेके था,
तो आईआर को लेके भी मैंने बना रखा था कि कुछ भी आएगा तो मैं इस इन डिमेंशंस पे तोड़ूंगा, और वो उससे आसानी से हो रहा था। अब ये वाला देखो, इसमें आई थिंक फ्रेमवर्क ज़्यादा काम नहीं आया, इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन में काम आए हैं और बाकी कंटेंट से हो रहा था। GS2 था, ये GS3 है। अब GS3 में अभी देखो, वाई इज देयर अ नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर, ये वाला दिख रहा है 12 वाला, zoom हो रहा है। अब बस खत्म ही है, 12th वाला दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ओके, तो ये कह रहा है कि क्या नीड है एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया, और बाकी आगे बाद में बोल रहा है कि डिस्कस द गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट्स। तो ये बोल ओवरऑल कि इनका मतलब है कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा। मैंने ना हर हर इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार नहीं किया था, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का एज एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से क्या होता है, सबसे पहले तो जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेबर को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। फिर क्या होगा, क्राउडिंग इन पड़ा है, क्राउडिंग इन होता है या क्या क्या बोलते हैं, आई थिंक क्राउडिंग इन ही बोलते हैं कि एक जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो बाकी लोग भी आ जाते हैं वहीं पे अपना इन्वेस्ट करने, तो क्राउडिंग इन होगा। फिर क्या, फिर जब क्राउडिंग इन होगा तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होंगी, सोफिस्टिकेटेड होंगी, सर्विस सेक्टर बनेगा। ओके, फिर क्या होगा, इन्वेस्टर आ जाएंगे, लोगों को जॉब्स मिलेगी, FDI आएगा। फिर क्या होगा, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों का, जब ट्रिकल डाउन थ्योरी के हिसाब से लोग पैसा कमाएंगे तो वो नीचे जाएगा, लोकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से और क्या होगा, आपका वो जो टाइम है कहीं पे ट्रांसपोर्ट होने का वो कम हो जाएगा, तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो आसानी से या किसी और शहर पे भेज पा रहे हो। तो मैंने ये ना फ्रेमवर्क्स तैयार कर लिए थे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया उसने एयर कनेक्टिविटी का, तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में थे, एक एक तो यही एक पूरा डायमेंशन ये है, तो एक पूरा डायमेंशन मेरा केवल फ्रेमवर्क से सॉर्ट हो गया। और दूसरे डायमेंशन में मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि डिस्कस द इंडिया गवर्नमेंट उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट, ये भी मैंने फ्रेमवर्क से ही किया क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है इसमें, लेकिन हर स्कीम की क्या होती हैं चीज़ें मैंने वही लिख दी, इसमें क्या हो रहा होगा, वो थोड़ा वाइबिलिटी गैप फंडिंग टाइप की चीज़ें हो रही होंगी कि प्राइवेट सेक्टर को पैसा दे दिया, PPP मॉडल पे होगा, और क्या होगा, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में खोल रहे होंगे, यही तो हो रहा होगा उड़ान स्कीम में। थोड़ा एयर फेयर रेट्स को कम किया जा रहा होगा, ओके, सेफ्टी बढ़ाई जा रही होगी। सेफ्टी वाला पॉइंट वैसे हो सकता है ना हो, लेकिन मैंने लिख दिया कि यार इतना कर ही रहो तो सेफ्टी का भी मेजर लेंगे, सब लिख दिया और आई थिंक मार्क्स मिल गए होंगे। तो आप फ्रेमवर्क से जाओगे तो ये सब चीज़ें टैकल हो पाती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेमवर्क और प्रेजेंटेशन सबसे पहले ध्यान देना, और कंटेंट एक लेवल का होना चाहिए, और जब ये सॉर्ट हो जाता है फिर कंटेंट का नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो। ओके, अब ये देखो, ये बॉर्डर वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी दिखा रहा था, तो मैं वो वाला डायग्राम बना के आ गया था। ओके, यहाँ पे देखो, ये 19th वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, इंडिया एज अ लॉन्ग टर्म बॉर्डर, इतनी सारी इसने बातें लिखी हैं, उसके बाद फाइनल इसका बात बस ये है कि बॉर्डर के हमारे इश्यूज हैं, तो एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर। तो घुमा फिरा के इतनी कहानी के बाद वो कह रहा है बॉर्डर के इश्यूज क्या है, जो जिसका मैं डायग्राम बना चुका था, तो मैंने डायग्राम भी बनाया, उस डायग्राम से मुझे चीज़ें रिकॉल भी हो गई, क्योंकि डायग्राम में पिक्टोग्राफिकली आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प रहती है, तो हर एक पे और इतने इश्यूज लिख दिए। तो एक पार्ट तो टैकल हो गया, दूसरा पार्ट था कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। नाम से पता लग रहा है क्या है, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन नाम से पता लग रहा है कि ये है क्या। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब डेवलपमेंट करना है बॉर्डर एरिया में, डेवलपमेंट के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, आप वहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह खोल रहे होगे, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे होगे, वहाँ पे उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होगे, है ना, ये हो गया। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको मैनेज कर रहे हैं, यानी कि बॉर्डर रोड्स हो गया, कनेक्टिविटी ओवरऑल, एयर कनेक्टिविटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें आती हैं, डैम्स हो गया, रिजर्वर हो गए, बॉर्डर चेक पोस्ट हो गए। ओके, तो ये सब कर रहे हो, और 15 मार्क्स के आराम से 3 पेज भरने के लिए बहुत है, क्योंकि 1.5 पेज तो तुमने उसी से भर दिया जो तुम पे तैयार था कंटेंट बॉर्डर वाला, और बाकी 1.5 पेज या 1 पेज आपने इससे भर दिया जो आपको वहीं सोचना पड़ा, लेकिन वो उतना कठिन नहीं था क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो और फ्रेमवर्क्स आपको तैयार है कि क्या ही होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। ये भी एक चीज़ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या क्या होता है वो पहले से दिमाग में रख लो ना, मोटा मोटा क्या करती है, किसी प्राइवेट सेक्टर को पैसा दे रही होगी कि तुम ये काम करवा दो, लोगों को मतलब थोड़ी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होगी, प्रमोशन कर रही होगी, अवेयरनेस कैंपेन कुछ होगा, ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं। तो इसमें जो जो बैठ रहा है वो चीज़ें देख लो। ओके, ये ओवर हो गया। आप लोगों को कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ ये जो ब्लू वाला क्वेश्चन है जिसमें ब्लू हाइलाइटेड जो हाँ 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 इसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता हाँ, अब देखो ये है, इसको मैं उठाऊँ 16 वाले को, 16 वाला क्या लिखा हुआ पहले आप लोग भी पढ़ लो।
कोई भी बताना चाहेगा कोई भी पॉइंट? मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, तो आप लोग को भी शायद पता ना ही होगा, तो जो भी मन में आ रहा है वो बताओ। हाथ 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 हैंड रेस करके आराम से, एक एक करके। हाँ पार्टिकल इन द कॉस्मोस जो होता है, सराउंडिंग टू द प्लैनेट्स जो होते हैं, हाँ हाँ। Venus है, उसके पीछे क्या उसके बीच में क्या? जो पार्टिकल्स होते हैं, हाँ पार्टिकल्स, नहीं, एस्ट्रॉइड्स क्या है वो तो चलो पता है, सॉरी मैंने गलत। एस्ट्रॉइड्स तक तो पता है, वो तो आधा आधा पेज में खत्म हो जाएगा। हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन, एक तो ये, और दूसरा व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफी, ये मतलब मेजर पार्ट है जो कि नहीं आता होता है। तो अब आराम से सोच सकते हो, और मुझे बस एक एक पॉइंट बताओ जिसको भी जो लगता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा आंसर लिखते वक्त। हाँ तुम हैंड रेस करके आराम से बताओ। हाँ हाँ ओके, बहुत अच्छा पॉइंट, कि उनका कहना है कि एस्ट्रॉइड जो अगर आ रहा है तो हम उस पर मिसाइल से, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से उसको डिफ्लेक्ट अवे कर सकते हैं, अर्थ की तरफ ना आए। ओके, और कोई? क्या? हाँ डार्ट मिशन, बहुत बढ़िया। और आपका क्या है? बताइए। सर इट मे कॉज डैमेज टू द सेटल्ड स्पेस स्टेशन जो स्पेस में है, उसको डैमेज कर सकता है। वो तो कर सकते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफी, इस वाले पर भी बात कर रहे हैं हम लोग, हम दोनों ने जो आंसर दिया कि इस कैटास्ट्रोफी को प्रिवेंट कैसे करें, अभी इस वाले पे आंसर दो। किसी को और याद आ रहा है कुछ भी? एब्सर्ड से एब्सर्ड बता सकते हो, मैं चाह रहा हूँ कि एब्सर्ड बताओ, क्योंकि पेज भरना है वहां पे इन क्वेश्चंस में। 15 मार्क रहे ये, आधा पेज मान लो तुमने एस्ट्रॉइड किया उससे भर दिया, और उसके बाद तुमने एक पेज भर दिया कि हाउ रियल इज द थ्रेट, तुमने लिख दिया अरे सच में एक्सटेंट हो जाएगी, डायनासोर भी तो मर गए थे, इंसान क्या चीज़ है। फिर उसके बाद तुम लिख दोगे कि स्पेस स्टेशन टूट सकता है, फिर क्या होगा, या फिर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, अगर मान लो पास से भी निकल गया, और हमारी अगर हमारे जो सेटेलाइट्स के ऑर्बिट हैं उसको कुछ इशू किया तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाएंगे। अब तुमने ये सब लिख दिया, और एक्सटेंशन ऑफ लाइफ बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब है कि वो टकराएगा ही तो ही एक्सटेंट होंगे। तो एक्सटेंट, तो आप ये बोलोगे कि कितना रियल है, तो आप लिखोगे हाँ हो सकते हैं, उसके 2-3 पॉइंट लिख दो कि डायनासोर भी हो गए, वो आएगा तो फिर अर्थ पे अर्थक्वेक आ जाएगा बहुत भयानक, उससे सब मर जाए, हो सकता है सुनामी आ जाए, हो सकता है कि वॉल्केनो सब फट जाए, ऐसी ऐसी बातें लिखनी होंगी। कोई कोई सेंस नहीं इस बात का, लेकिन लिखो ये सब बातें कि और क्या हो सकता है, और उसको ऐसा टकरा सकता है, हो सकता है कि उससे पूरा अर्थ जो है वो पूरा एक वो होते हैं ना कि पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, पूरा इम्प्लोड हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए, कुछ ऐसे बोलते हैं कि एक्सप्लोड ही हो सकती है ये भी। मैं तो ये सब लिख के आया हूँ कुछ भी, कि ये सब हो भी सकता है। फिर मैंने लिखा कि उतना भी रियल नहीं है थ्रेट, और नहीं रियल है मैंने इसमें बोला कि आए दिन गिरते रहती हैं चीजें बहुत सारी, उसका एक साइज होना चाहिए ना, एस्ट्रॉइड ये थोड़ा ना कि पत्थर गिरा और हम लोग मर गए, उसके एक साइज से ज्यादा होगा तभी हम मरेंगे, तो उतना रियल नहीं है। फिर मैंने लिखा कि वो कहाँ गिरेगा इस पर भी डिपेंड करता है, अगर मान लो साइज में बड़ा है लेकिन ऐसी जगह गिरता है जहाँ पे मान लो पैसिफिक ओशन के बीच में गिरता है, हो सकता है उससे बहुत भयानक सुनामी आएगी, लेकिन एक्सटेंट थोड़ी ना हो जाएगी ह्यूमन स्पीसीज। उससे क्या होगा कि जो वहाँ के मेरीटाइम एरियाज हैं आसपास के, जैसे अमेरिका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पे हो सकता है बहुत अच्छी सुनामी आए और बहुत सारे लोग मर जाएं, लेकिन अच्छी तो नहीं, मतलब खराब सुनामी आए और बहुत सारे लोग मर जाएं, लेकिन एक्सटेंट तो नहीं हो जाएंगे ना। तो मैंने ये भी लिखा कि उतने भी ऐसा नहीं है कि एक्सटेंट हो जाएंगे, तो इस सबसे भी मैंने एक पेज भर दिया कैसे भी करके, कुछ भी बात बोल रहा हूँ सेंसलेस है लेकिन पेज भरना है। अब 1.5 पेज भर चुका है, अब 1.5 पेज तो मैं ये लिखना है कि क्या स्ट्रेटजीज आप हम लोग ने डेवलप की हैं या फिर कर सकते हैं आगे टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रॉफी। तो एक जैसे डार्ट मिशन हो गया, एक डार्ट मिशन है कि जिसमें हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सेम ही है जो आपने बताया, यही ये वाला ही मुझे याद था केवल, मैंने पहले ये लिख दिया कि स्पेसिफिक एक हो गया पॉइंट। अब सोचते हैं क्या और कैसे बढ़ाएं इसको, आप बताओ। किसके साथ? हाँ मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके रख सकते हैं। ओके मैं ये लिखूंगा पॉइंट, क्योंकि अब ये एवरेज पॉइंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में और क्या ही करूं, मुझे पेज भरना है, मैं ये लिखूंगा। और डेवलपमेंट ऑफ रेडार, सोफिस्टिकेटेड रेडार्स, ऐसे मैं लिखूंगा कि कुछ तो स्पेसिफिक है, सोफिस्टिकेटेड पे अंडरलाइन कर दूंगा कि डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड रेडार्स, जिससे कि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकें, है ना, तो जैसे एक्शंस लेना। और वो वही है, डार्ट मिशन वही है असल में। हाँ ओके, हाँ ये पॉइंट आपने वैसे अच्छा बोला है, लेकिन हम वो हमारे हाथ में नहीं है ना, एस्ट्रॉयड आ ही रहा है तो वो तो बिना बताए कहीं भी गिरेगा। हाँ अब वो वही है, डार्ट मिशन वही है, ये घुमा फिरा के हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही चीज कर सकता है इंसान। ये क्वेश्चन इतना बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे में केवल एक ही चीज कर सकते हैं, या तो हम उसको एस्ट्रॉयड को ही फोड़ दें के मिसाइल मार के, या फिर उसको डिफ्लेक्ट अवे कर दें। अब 2 पॉइंट पे मैं कैसे 15 मार्कर लिख दूं,
तो यही सब बातें बनानी पड़ेंगी कि रडार बनाओ, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन बना बढ़ाओ सभी स्पेस एजेंसीज का। ओके, फिर ये लिखो कि जो थ्रेट है उसको रियल टाइम में एक्सेस करो कि कितना बड़ा है क्या है। ठीक है, फिर मैंने जो आंसर में लिखा था और भी चीजें लिखी थी, कुछ ऐसी भी चीजें लिखी थी कि एक आप बहुत बड़ा सा नेट बना सकते हो और उसमें से जब वो आज निकलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो इम्पैक्ट कम होगा। मैं ये लिख रहा हूँ जबकि इसका कोई सेंस नहीं इस बात का, कैसे बना दोगे नेट इतना बड़ा। हाँ हाँ, एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो नेचर या उसकी किस चीज का बना है क्या है वो चीज आप फोरकास्ट कर सकते हो सकता है वो बहुत ही हल्के मटेरियल का हो। सैटर्न पता है ना, सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि उसको बोलते हैं अगर कोई बहुत बड़ा ओशन हुआ तो वो डूबेगा नहीं। अगर मान लो ऐसे ही किसी मटेरियल से बना हुआ है वो, तो फिर हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, दूर से बड़ा लग रहा है पास में आया कुछ था ही नहीं, थर्माकोल टाइप था, तो ये भी हो सकता है। तो ये सबसे कर लिख लिख के पॉइंट बढ़ाओ बस, और सबसे पहला पॉइंट लिखो डार्ट मिशन और उसको आप एक्सप्लोर कर दो। ये सब पॉइंट शुरुआत में लिख दो जो स्पेसिफिक है, बाकी ये सब करके पेज भर दो और बस कंक्लूजन में लिख दो कि जो हमें इसमें इंटरनेशनल हमें ह्यूमैनिटी को साइंस से जोड़ना पड़ेगा ताकि हम ह्यूमन एक्सटेंशन को रोक पाएं किसी ऐसे सच कैटास्ट्रोफिक इवेंट में। बस ऐसे क्वेश्चन में यही किया जा सकता है। ओके, और भी क्वेश्चन अगर ये वाला किसने पूछा था मुझसे। ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ मैं कैसे आंसर बना रहा हूँ, कितना बेकार आंसर बना रहा हूँ, और ऐसा बेकार आंसर बनाकर भी आपकी रैंक आ जाएगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वो देख रहे हैं कि क्या तुम खाली छोड़ के आ रहे हो या थोड़ा बहुत भी दिमाग चला रहे हो, है ना। कुछ तो दिमाग चलना चाहिए ना, कुछ तुम्हें बाकियों से डिस्टिंक्शन दिखाना है। जितने पॉइंट आप लोगों ने मिलके बोले इतने मैं एग्जाम में कितने एब्सर्ड हूँ लेकिन इतने मुझे एग्जाम में सोचने पड़ेंगे, इतने एब्सर्ड से एब्सर्ड और वहां लिखने पड़ेंगे जो कि थोड़ा भी लिंक बना रहा हो उस क्वेश्चन से, और बस मुझे पेज भर के आ जाना है ऐसे क्वेश्चन में। ओके, और भी कोई अगर अब देखो ये वाला एक और देख सकते हैं अभी ब्लू वाले कैटेगरी में, पढ़ लो आप लोग एक बार। हो गया ना। इसमें बोल रहा है कि बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है, ऐसा कठिन नहीं है, कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर है। ओके, यहाँ तक सवाल अभी शुरू नहीं हुआ। व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज विच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस, ब्रीफली डिस्कस एनी 3 टेक्नोलॉजीज साइटिंग देयर की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैंने जब बोला कि ब्लू वाला पार्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठिन ही है, मैंने ये बोला कि वो मेरे नोट्स में नहीं था, वो वहीं सोचना पड़ेगा। ओके, वहीं सोचना पड़ेगा का मतलब है दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, बट ये आप नोट्स में थोड़ा ना लेके जाओगे क्या मैं वाटर क्राइसिस के लिए 3 टेक्नोलॉजी सोच के जाऊंगा, उसके प्रोज और मेरिट्स और डिमेरिट्स भी सोच के जाऊंगा। ऐसे तो अनगिनत चीजें हो गई, है ना। इन चीज़ों को आपको वहीं सोचना पड़ेगा और ये बहुत कठिन नहीं है। इसमें तो देखो टेक्नोलॉजीज, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज तुम कुछ भी बता सकते हो। मैंने एक लिखा था कि सॉल्ट वाटर का डीसैलिनाइजेशन ओशियन वाटर का, वो कर सकते हो। और फिर मैंने उसके मेरिट में लिख दिया कि पानी ओशियन वाटर तो अनलिमिटेड है, देखा जाए तो पानी कितना पी लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर डीमेरिट में मैं उसमें लिख के आ गया, लेकिन मान लो आप जहाँ पे भी करोगे वो तो सी शोर होगा, वहाँ से आप पानी भेजोगे, लाइक वहाँ से यूपी पानी आएगा, दिल्ली पानी आएगा, कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना है और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप करना पड़ेगा, और वो सस्टेनेबल है भी कि नहीं, फिर तो हमारे लिए वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगर किसी को हम पे अटैक करना है तो हमारे पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया, फिर क्या करेंगे, हम तो प्यासे रह जाएंगे, हम तो ओशन वाटर पे डिपेंडेंट थे। तो ये मैं डिमेरिट्स में लिख के आ गया। सिमिलरली मुझे कुछ और याद आया था, अभी तो मुझे याद भी नहीं है क्या है, लेकिन ऐसी 3 मिनट कोई टेक्नोलॉजी सोच ली जो कि हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, या हो सकता है रियल में एग्जिस्ट करती हूँ, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी ना हो, वो होती भी हूँ। मैंने मुझे कोई भी जो 3 याद है वो मैंने सोची, उसके मेरिट भी सोचे। किसी में मैं ऐसी मैंने बिना मतलब मेरिट लिख दिया कि मेरिट इसका है कि ये सस्ती है, और किसी एक के में मैंने डिमेरिट में लिख दिया कि ये महंगी है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती वो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि महंगी है कि नहीं सस्ती है, बट मैंने लिख दिया। किसी भी आप इसमें बस जनरेट करने हैं पॉइंट्स, डिमांड एड्रेस करनी है और पेज भरना है ब्लू वाले पार्ट में। तो ब्लू वाला पार्ट कठिन नहीं है, बस ये कि आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो। ओके, बल्कि बहुत सारे ईजी क्वेश्चन है ब्लू वाले पार्ट में। अब देखो जैसे ये वाला दिखाऊं, इसमें तो चलो थोड़े बहुत कठिन भी थे। ये हो गया, जैसे थर्ड वाला है, आई थिंक जूम करता हूँ। थर्ड वाला है कि द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एलुसिडेट। थोड़ा क्वेश्चन वैसा लगेगा, मतलब क्वेश्चन का मतलब यही होगा कि कैबिनेट सिस्टम जब से आया है तब से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी थोड़ी सी डिक्लाइन कर गई है। अब इस चीज़ का आप नोट्स नहीं बना सकते हो, ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और 10 मार्कर ये 2 ही पेज लिखने, कैसे भी करके आप मैनेज कर लोगे, लेकिन ये आप नोट्स में कैसे लिखोगे, है ना। वैसी वाली चीज़ें, और उसमें फ्रेमवर्क भी शायद ही कोई तैयार होगा किसी का, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहीं सोचने पड़ेंगे। और ये कठिन नहीं है, ये असल में बस ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की जगह खा रहा है, यही तो क्वेश्चन हुआ ओवरऑल। और
सेपरेशन ऑफ पावर और क्या कहते हैं और ओवरलैप ऑफ पावर, ये आप वैसे भी नोट्स बनाओगे, आपके मेंस के सिलेबस में और पीवाईक्यू में भी आ चुका है, नोट्स बनाओगे। बस ये है कि स्पेसिफिकली ये नोट्स नहीं होगा, अब उससे बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस ऐसे करके पेज भरने पड़ेंगे। ओके, और कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। हाँ बताइए। कौन सा हम पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, कंसीडरिंग कि हमें वो आता है क्वेश्चन कि नहीं आता। हाँ मैं इसमें मैं इस तरह से करता था कि आपको पेपर जो है, पहली बात तो आप लोग जब मेंस का सेंटर भरना तो कोशिश करना कि दिल्ली या ऐसे शहर में भरो जहाँ जो थोड़े से मतलब कि जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर्ड आपको रहेगा मेंस का पूरा सिस्टम। किसी किसी शहर में ऐसा होता है कि कॉपी देर से दी या पेपर देर से दिया, तो वो एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो कोशिश करना कि दिल्ली भर दो या इस इधर का एरिया, तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा कि नॉर्मली 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, और जो राइटिंग का टाइम है वो चालू होगा ऑन टाइम, उससे 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में आप तब तक क्वेश्चन घुमा सकते हो। किसी किसी सेंटर पे तो ऐसा है क्वेश्चन पेपर पे लिख भी दोगे तो कोई किसी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बोलते हैं नहीं नहीं लिखना नहीं है, और कोई नहीं लिखेगा तो लिखने नहीं। अब ऐसे में मैं क्या करता था कि जो मुझे 5 मिनट मिले इसमें मैं सोचता था जो 15 मार्कर हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 मार्कर शुरू होते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्म कर लूँ, और अगर वहाँ पे लिखने की परमिशन है तो मैं क्वेश्चन पेपर पर ही कीवर्ड्स लिख दूँ, मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। ओके, 5 मिनट में आप 2 क्वेश्चन ऐसे टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा आंसर थोड़ी ना लिखना है, बस सोचना ही तो है, सोच के बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हो। होगा क्या, जब पेपर जैसी घंटी बजेगी आप फिर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करोगे जिसका आप पहले ही सोच चुके हो, तो आपने जो पॉइंट्स वहाँ पे कीवर्ड्स लिखे वो तो आप पॉइंट्स लिखोगे ही, 2-3 पॉइंट्स और याद आ जाएंगे वो भी आप लिखोगे, और ऐसे शुरुआत के 2 क्वेश्चन आपके अंडर 10 मिनट्स भी खत्म हो सकते हैं। और उससे क्या है, आपको एक टाइम का एज मिल जाएगा पूरे पेपर भर में, जो वो 3 से 4 मिनट एंड में कभी कभी क्राइसिस में चले जाते हैं, वो वाला इशू नहीं होगा, पेपर टाइम से कंप्लीट हो पाएंगे। ओके, तो इसीलिए मेरा प्रेफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करो, वो भी इस वजह से कि ब्रेनस्टॉर्म करने का मिल जाएगा। और क्यों 11? क्योंकि वो 15 मार्कर है, 10 मार्कर अगर 2 क्वेश्चन कर पाए तो 20 मार्क्स का एज लिया, वहाँ पे 15 मार्कर 2 अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लिए तो 30 मार्क्स का मिला। ओके, बाकी नहीं, ये अगर है ना कि तुम्हें नहीं आता बीच में कोई, कोशिश करो कि पहले सारे मतलब लाइन से कर लो। मैं 11 से 20 करता था, फिर 1 से 10, और 11 से 20 इसीलिए कर रहा हूँ कि अब फ्लो बैठ गया 15 मार्कर 3 पेज लिखने का, तो दिमाग में वही है, तो इसलिए करते चले जाओ फिर आगे। अब इसमें बीच में नहीं भी आ रहा है तो भी मैं वहीं के वहीं जितना आता है उतना लिख दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि घूम के वापस आओगे। बट कभी कभी आपको दिख रहा है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और शायद से पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा अगर आगे जो मुझे GS1 में हुआ था मेरे साथ कि शायद से पेपर कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, मैं वो दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैंने स्किप किया था करते करते बीच में, मैंने सोचा था एंड में टाइम मिलेगा तो करूँगा। तो केवल तभी करो जब तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन छूट सकता है। मैं बताता हूँ। फर्स्ट फ्लोर, हाँ ये रहा 16th, जूम हो रहा है। मैंने 11 से शुरू किया होगा, 15 तक मैं कर रहा हूँ अच्छे से। मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत टाइम चला गया, आई थिंक मुझे 5 क्वेश्चन में ऐसा लगा कि मैंने शायद ज़्यादा टाइम ले लिया, और ऐसा GS1 में काफ़ी ज़्यादा बार होता है, क्योंकि GS1 पहला GS का पेपर होता है, तो आप उस मोड में नहीं आए हो अभी। ओके, अब 16th क्वेश्चन जब आया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। तो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज ट्विस्टर, why are the majority twisters observed in areas around the Gulf of Mexico। अभी हो सकता है आप लोग को पता हो, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद फिर वो कोचिंग में भी और हर जगह पढ़ाने लगते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था क्या होता है ट्विस्टर। अब मैंने सोचा कि यार इसका मैं लिखूंगा 15 मार्कर यानी कि 3 पेज, और हो सकता है मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत इसमें ऐसा नहीं बना बना के लिख सकते हैं, ये तो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, कंटेंट बेस्ड है, तो इसको छोड़ दे रहा, टाइम बचेगा तो कर लूंगा, तो मेरे पास एटलीस्ट मुझे एज मिल जाएगा जो मैंने टाइम का एज खोया है। और मेरा वो सही डिसीजन था, क्योंकि मेरा जो पूरा पेपर था बिल्कुल एंड टाइम पे कंप्लीट हो पा रहा था। जब मैंने सारे क्वेश्चन बाकी के लिख लिए तो मेरे पास 2 मिनट बचे थे, और ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ था, तो मैंने फिर इस वाले क्वेश्चन पे आया, क्योंकि मैंने सोचा था एंड में करूंगा। लेकिन ऐसा तभी करना है, आप बीच बीच में स्किप ज़्यादा मत करना, बस केवल कि जब टाइम का भी इशू है और बिल्कुल नहीं आता ये वाला सवाल। ओके, फिर इसमें मैंने देखा कि व्हाट इज ट्विस्टर, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होता है ट्विस्टर, तो इसमें अगर मैंने गलत लिखा तो मुझे 0 मार्क्स मिलेगा, वो बिल्कुल, ये तो क्योंकि बहुत फैक्चुअल है ये। ओके, तो मैं सोचा इसको नहीं लिखता हूँ, केवल इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ कि वाई आर द मेजॉरिटी ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन द एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो व्हाट इज ट्विस्टर पे तो गलत हो जाएगा, लेकिन क्यों वो गल्फ ऑफ मैक्सिको पे होता है, इसके क्यों वाले रीजन में तो कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ज्योग्राफी में तो हर चीज से लिंक्ड है,
तो कुछ ना कुछ बिठा लूंगा, 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में केवल यही वाला पार्ट एड्रेस किया है। वो वाला पार्ट मैंने लिखा व्हाट इज ट्विस्टर क्वेश्चन मार्क और गैप छोड़ दिया, फिर अगला पार्ट लिख दिया और उसमें पूरा आंसर जो भी मुझे पता है सेकंड पार्ट का, मुझे पता कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे बना बना के लिखा है। और मैंने बनाने में क्या लिखा है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वहाँ पे वाटर का सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर मैंने लिख दिया क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सी कोस्ट काफ़ी है और आई थिंक वो डिक्लाइनिंग कोस्ट है कि इमर्जिंग कोस्ट है, कुछ तो है, मुझे तब याद था, वो मैंने वो लिख दिया। मुझे ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ होती है ज्योग्राफी में, मानसून भी होता है तो उस पर बहुत फैक्टर्स होते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो मैं जितने भी मुझे गल्फ ऑफ मैक्सिको से रिलेटेड चीज़ें पता थी वो मैंने लिख दी। फिर मैंने कहा कि फ्रंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि अमेरिका वाले रीजन में तो होता है ना फ्रंट्स का, मैंने लिख दिया कि यहाँ भी हो जाता होगा, और भी चीज़ें। तो इसमें 4-5-6 पॉइंट लिख दिए थे और मैंने वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का डायग्राम मैप बना दिया था कि ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको, और बना के दिखा दिया यहाँ पे ट्विस्टर ऐसे कुछ बना हुआ है, ट्विस्टर यहीं से एमिनेट हो रहा है। तो हो सकता है उसने इस पूरे 15 मार्कर में मुझे 3 से 4 मार्क्स दे दिए होंगे, या हो सकता है 2 से 3 दे दिए हों, 2 से 3 में छोड़ो, हो सकता है 1 मार्क्स दे दिया हो। ओके, अभी मेरे मार्क्स जो हैं, मेरी रैंक 75 है, अगर मेरा एक भी मार्क्स कम होता तो मेरी रैंक आई थिंक 80s में होती, और 80s में होती तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मुझे IAS नहीं मिलता, क्योंकि पिछली बार 78 पे ख़त्म हुआ है IAS। तो मेरी सर्विस चेंज हो जाती अगर मैंने इतने एफर्ट या एंड वाला नहीं डाला होता। आप समझो कि इसीलिए एक एक चीज़, एक एक मार्क्स की कीमत है। ओके, और कोई क्वेश्चन? आप लोग के डाउट्स तो क्लियर हुए ना, मतलब मैं आपके डाउट लेता हूँ, लेकिन थोड़ा आज आपको पता तो चला ना कि GS में और कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप एवरेज लिख रहे हैं तो अब एवरेज कैसे जा सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, या फिर मैं फिर से कभी आऊँ दोबारा समझाने, क्योंकि मुझे सब की आदत नहीं है क्लास लेने की। तो हुआ कि नहीं हुआ कुछ फ़ायदा? हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? ओके, मैंने कोचिंग की हाँ, वहाँ पे मैंने गैप करके कुछ क्लास में समझ नहीं आया, और मतलब 8-9 में हो गए क्लास में, सारी सारी जीरो हो गई, मतलब ये समझ नहीं आ रही किसी क्लासेस आपकी छूट गई हैं ऐसा? अभी आपका कोर्स चल रहा है मतलब वहाँ पे? ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था आपका वहाँ पे जो जिसके आपके लेक्चर छूट गए हैं? ज्योग्राफी के सब्जेक्ट तो सारे इकोनॉमिक्स के कुछ छूट गया। तो प्रॉब्लम है सब ये कि मैं सोच रहा हूँ कि कोचिंग के जो नोट्स नए हैं जो है उनको छोड़ के, और मैं जैसे मेरे 26 का अटेम्प्ट किया, मैं सोच रहा था कि जैसे इन सब थोड़ी सेल्फ स्टडी थे जो बेसिक उनको पढ़ के टाइम जैसे अपने हाँ, वो बेटर है, मतलब वैसे देखो अब वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है, मैंने खुद से ही पढ़ा है। और जैसे हर चीज़ फेमस है कि इस सब्जेक्ट में ये 2 सोर्स बहुत फेमस है, इस सब्जेक्ट में ये एक सोर्स बहुत फेमस है। आप ऐसा मत सोचो कि कोचिंग ली है तो आप कोचिंग का ही सारा पढ़ना है। अगर आपका कुछ इशू हो गया, टाइम का इशू है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लगता है क्लास में मैं जा रहा हूँ यार मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो स्किप कर लो, और उससे अच्छा है वो टाइम खुद पे लगा दो और खुद से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे तो कितना दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो वो देख लो, है ना। कि जैसे किसी मैंने फॉर एग्जांपल पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी, या फिर एंशियंट मिडीवल मैंने पहले मुझे बताया गया कि तमिलनाडु सोर्स बहुत अच्छा है, मैंने उससे पढ़ लिया। फिर मुझे लगा क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं यार इससे, फिर मैंने सोचा थोड़ा और स्पेसिफिक, मैंने ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, फिर मैं क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो मैं सोचा किसी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। कोचिंग के शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं ना, वो टेबल फॉर्मेट में अच्छे से प्रिंटेड वाले, तो किसी कोचिंग के तो मुझे मिले, उसमें काफ़ी स्पेसिफिक था और ज़्यादा कंटेंट था, तो मैंने उसको याद कर लिया, हाईलाइट कर लिया। फिर मुझे लगा इससे भी काम नहीं चल रहा, लोगों को तो और भी ज़्यादा चीज़ें पता हैं। फिर मैंने उठाई लूसेंट, और लूसेंट में मार्क कर करके पूरे पढ़ डाली। एंशियंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर मैंने लूसेंट ही मेरा फाइनल सोर्स था, और जो मैंने इसकी पहली चीज़ें पढ़ी थी वो मैंने उठा उठा के लूसेंट में लिख ली किसी कोने में कि यही मेरा 1 पॉइंट सोर्स हो गया। अब मेरे लिए वो 1 पॉइंट सोर्स है, उससे मेरा दोनों बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब मैंने तो कोई कोचिंग नहीं की ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग वाले गलत पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से करोगे तो भी आप सॉर्टेड हो। ओके, आप एक काम कीजिए, आपके डाउट्स में भाग लेता हूँ, क्योंकि बाकी लोग के वो हो सकते हैं कॉमन डाउट्स ना हो, है ना। और किसी का कोई डाउट है जो कॉमन है बाकी सबसे? सर न्यूज़पेपर में से पहले मैं नोट्स बनाता था, हाँ, और जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग नोट्स बनाता था कि Okay. इसमें बैठने इसमें। फिर मैंने जब नोट्स बनाए, फिर ओवर टाइम नोट्स बनाते गया, कंपाइल हो गई, फिर मैंने देखा तो सेम चीज़ मैगजीन में भी वही आ रही थी, तो मैंने तो वहाँ पे 2.5 घंटे दिया, जो कि 10-15 मिनट में देख के कवर हो जाए। मैगजीन्स देखो, मैगजीन अच्छी चीज़ है, लेकिन न्यूज़पेपर मैं जब पढ़ रहा था, मैं उससे नोट्स बनाता नहीं था, मैं उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता था, तो दोनों में अंतर है। अगर किसी दिन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसी दिन पूरा आर्टिकल आया हुआ है, तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा, या फिर मैं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नहीं बनाऊंगा। मैं वेट करूंगा जब मीन्स 365 आएगी, या फिर मैगजीन में वो आएगा
तब मैं उसमें हाईलाइट कर लूँगा या उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं आज क्यों इसको अपना टाइम वेस्ट करूँ, इसको यहाँ से निकालूंगा वहाँ से निकालूंगा, किसी जगह लिखूंगा। लेकिन मैं वो चीज़ें पिक कर रहा था जैसे आपने देखा जो कि मुझे जीएस के किसी आंसर में किसी एक पॉइंट में काम आएगी, ना कि पूरा का पूरा टॉपिक। पूरा टॉपिक पढ़ना होगा तो वो फिर मैं मेस 365 से पढ़ लूँगा, उसमें मुझे कंटेक्स्ट भी दिया होगा और चीज़ें भी दी होंगी। तो वो चीज़ें मत बनाओ, क्योंकि आपने जैसे बताया आप टॉपिक वाइज वो कर रहे थे, मैंने भी किया है, मैंने भी ये गलती की है। गलती करने के बाद मैंने फिर उसको हटा भी दिया कि ये किसी काम का नहीं था, और फिर इस तरह से मैं न्यूज़पेपर को इस तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके, जो मेरा डाउट है आप लोग में से किसी को जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ सर रिगार्डिंग रिवीजन लाइक 15 दिन से एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, देन आफ्टर सेकंड सब्जेक्ट मूव आउट, देन आफ्टर वो जो पहली सब्जेक्ट थी वो बाय नोट मुझे ऑलमोस्ट 80% जो दिमाग से निकल गया। हाँ, कंटिन्यू नहीं हो पाता कैसे? इस यही तो है, ये चीज़ है कि जो कंटिन्यू रख पा रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जा रहा है। आप ये समझो सबको यही दिक्कत है, सबकी मेमोरी पावर कुल मिला के यही है कि 4-6 दिन अगर रिवाइज नहीं किया तो 4-6 दिन के एक हफ्ते में तो पूरा गायब हो जाता है। लेकिन वही कि आज जो आपने पढ़ा है उसको आप 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, अगर वो याद करने वाली चीज़ है। कभी कभी कॉन्सेप्चुअल होती है तो आप थोड़े लंबे टाइम में कर सकते हो, लेकिन याद करने वाली इसे 2 से 3 दिन के अंदर कर लो, फिर अगला रिवीजन 1 हफ्ते के अंदर, और फिर अगला 1 महीने के अंदर। ऐसे आपको करना पड़ेगा। और ये चीज़ लोग, आपको लग रहा होगा कि इतना ट्रैक कैसे करूंगा मैं इतनी सारी कंटेंट को, कि कब कब मैंने क्या पढ़ा और कितने दिन हो गए उस चीज़ को। लोग करते हैं, वो लोग मैंने देखे हैं कि ऐसी ऐसी टेबल, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेबल्स बना के उसमें तारीख लिख रहे हैं कि मैं इस तारीख को किया है तो अगला ड्यू कब है। तो लोग करते हैं और आपको भी करनी पड़ेगी, रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। इसमें आप बस ये कर सकते हो कि एक्टिव रिकॉल तरीके से कर सकते हो। शिविन सर के सेशन में किसी में उन्होंने बताया होगा कि एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं। एक्टिव रिकॉल से आपकी मेमोरी लंबे टाइम के लिए बनती है, तो वो कर सकते हो। तो थोड़ा लंबा गैप आप दे सकते हो। अगर आपको 5 रिवीजन लग रहे थे पैसिव रिकॉल से, पैसिव रिवीजन से, तो एक्टिव रिकॉल से आपको 2 से 3 लगेंगे। ओके।